अध्याय 85। ड्रैगन वैली का पापी आओ कांगतियान। तुम कौन हो? आओ चेंग ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और उसके पास खड़े जियांग शियाओबाई ने भी आगे झुकते हुए पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? जानता हूँ भला क्या, ये तो ड्रैगन वैली की मृत्यु कारागार में बंद कोई है। युवा मास्टर को इससे क्या लेना देना, मुसीबत को क्यों बुला रहे हो? आओ चेंग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। इसी समय छाया में खड़ी आकृति उठ खड़ी हुई और उसी के साथ जमीन पर घिसती जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। क्लैंग। घिसती हुई जंजीरें मानो किसी ने खींचकर एकदम तान दी हो, अचानक सीधी हो गईं और एक तीखी आवाज निकली और वह दुबली पतली आकृति वहीं रुक गई। हालांकि वह अभी भी अंधेरे में थी, फिर भी उसकी मोटी मोटी आकृति दिखाई दे रही थी। वह बहुत ही दुबला था, मानो सिर्फ हड्डियों पर चमड़ी चढ़ी हो। जियांग शियाओबाई के दिल में तुरंत सिहरन दौड़ गई। उसे रोशनी की भी जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह आदमी कैसा दिखता होगा। निश्चित ही बेहद घिनौना। आह, इतने सालों से हिला नहीं हूं, लगभग भूल ही गया था कि मुझ पर कुत्ते की जंजीर बंधी है। दुबला आदमी हंसा। आओ आओ, जरा पास आकर मुझे दिखाओ कि तुम कैसे दिखते हो, छोटे लड़के, और क्या तुम उस बूढ़े आह्वान से मिलते जुलते हो? जैसे ही उसने ये कहा, बदबूदार हवा के झोंके उठे जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आओ चेंग ने अनजाने में एक कौर निगल लिया। उसकी अंतःप्रेरणा उसे बता रही थी कि सामने वाला आदमी साधारण नहीं है और लापरवाही से आगे बढ़ना निश्चित ही मुसीबत को न्योता देना होगा। इसलिए उसने सिर हिलाया, न केवल आगे नहीं बढ़ा बल्कि कुछ कदम पीछे हट गया और सीधे कारागार के द्वार से जा टकराया। तस्क, क्या आह्वान का बच्चा इतना काया है? तुम्हारी सी थोड़ी सी क्षमता में तुमने अपने पिता की 10वां हिस्सा भी विरासत में नहीं पाया। अगली बार जब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा तो जरूर कहूंगा कि तुम्हें अच्छी तरह पीटें। दुबली आकृति ने उपहास किया। आओ चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह हिला नहीं। तुम आखिर हो कौन और तुम्हें इतना सब कैसे पता है? जियांग शियाओबाई ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। जानना चाहते हो? अगर जानना है तो आगे आओ, ये बूढ़ा तुम्हें ठीक से बताएगा। अंधेरे माहौल में वह भर्राई हुई आवाज सचमुच खो पड़ी, मैं झंझनाहट पैदा कर रही थी। जियांग शियाओबाई ने भौहें चढ़ाईं, फिर सच में आगे बढ़ गया। क्या तुम पागल हो? मरने जा रहे हो? आओ चेंग ने घबराकर चिल्लाया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जियांग शियाओबाई ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह कुछ कदम चलकर छाया की सीमा तक पहुंच गया। वह सामने वाले की सांस तक महसूस कर सकता था जो उसके बालों को हिला रही थी। अचानक अंधेरे में खून सी लाल आंखों की एक जोड़ी उभरी। क्लैंग। जंजीरें अचानक कस गईं और एक उग्र गर्जना सी आवाज निकली। हालांकि वह दुबला आदमी फिर भी वहीं जकड़ा हुआ था। ये देखकर आओ चेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली और सावधानी से जियांग शियाओबाई के पास आ गया। बूढ़े, क्या तुम ड्रैगन वैली के हो या ड्रैगन वैली के दुश्मन? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें यहाँ बांध दिया गया? आओ चेंग ने जिज्ञासा से पूछा। ड्रैगन वैली के युवा मास्टर का साहस तो एक छोटे की रिफाइनिंग चरण के साधक से भी कम है। दुबला आदमी लगातार उपहास करता रहा, और जो तुमने अभी पूछा उसका जवाब दोनों। आओ चेंग चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। तुम वही हो? हे, याद आ गया। उसकी भर्राए आवाज में आत्मव्यंग्य झलक रहा था। सिर्फ 100 साल ही तो हुए हैं और ड्रैगन वैली के लोगों ने इस बूढ़े को भुला दिया। इसी समय एक रोशनी प्रकट हुई। जियांग शियाओबाई रहस्यमय माहौल और सहन नहीं कर सका और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक छोटी सी ज्वाला जला ली। और जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी खोपड़ी में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा एक दुबला बूढ़ा आदमी जिसका पूरा शरीर 9 मोटी जंजीरों में लिपटा हुआ था। हर जंजीर उसकी बांह जितनी मोटी थी। इतना ही नहीं, उस बूढ़े के कंधों, कूल्हों की हड्डियों, टांगों की हड्डियों और अन्य जगहों पर भी जंजीरें आर पार घुसी हुई थीं, उसे पूरी तरह जकड़ कर रखे हुए। ये तो ड्रैगन बाइंडिंग चेन है, ड्रैगन वैली की एक दिव्य वस्तु, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अमर कलाकृति की शक्ति की एक झलक है। आओ चेंग अचानक चिल्लाया, इन्होंने सच में इस चीज का इस्तेमाल तुम्हें कैद करने के लिए किया? हे, ये तो कुछ भी नहीं। बूढ़ा हंसा। क्या तुम जानते हो कि इस बूढ़े को यहाँ कितने सालों से बंद रखा गया है? ज्यादा नहीं, बस 125 साल। गल्प। जियांग शियाओबाई और आओ चेंग ने एक साथ अनजाने में लार निगल ली। बूढ़े की हालत देखकर दोनों को ही सिर में झंझनाहट महसूस हुई। हे भगवान, इसे ऐसे ही 125 सालों से बांध कर रखा गया है। ये जानना चाहिए कि वे लोहे की जंजीरें सचमुच उसके मांस को भेदती हुई गुजरी थीं और वे जख्म 100 साल से भी ज्यादा समय से भरे नहीं थे। जियांग शियाओबाई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई व्यक्ति 100 साल से ज्यादा समय तक ऐसा दर्द कैसे सह सकता है। आखिर वह है कौन और उसे इस तरह क्यों कैद किया गया है? जियांग शियाओबाई ने भौहें उठाईं। भले ही कोई गहरी दुश्मनी हो तो उसे मार देना ही काफी नहीं होता। दुश्मनी? बूढ़े के चेहरे पर अचानक एक उग्र, यहाँ तक कि पागलपन भरी क्रोध की अभिव्यक्ति आ गई। दुश्मनी क्या होती है? उनमें से हर एक मेरी खाल नोचना और मेरी हड्डियां चूर चूर करना चाहता है।
इस बूढ़े को यहाँ इस तरह छोड़ देना सिर्फ सजा देने के लिए है। किस बात की सजा? जियांग शियाओबाई ने अनायास पूछ लिया। ड्रैगन वैली के साथ विश्वासघात करने की सजा, जिससे ड्रैगन वैली की नींव नष्ट हो गई और उसकी हैसियत में भारी गिरावट आए। इसी समय आओ चेंग अचानक बोल पड़ा, तुम ये जानते हो? जियांग शियाओबाई ने हैरानी से सिर घुमाया और देखा कि आओ चेंग का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। आओ कांगतियान, यही तुम्हारा नाम है ना? सच में तुम ही हो? हाँ, इतने सालों बाद तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। आओ कांगतियान हंसा, ओह, अगर तुमने न पुकारा होता तो ये बूढ़ा अपना नाम ही भूल जाता। तुम सच में आओ कांगतियान हो? आओ चेंग अचानक गुस्से से भर गया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, तुम कमीने, अगर तुमने प्राचीन जाति से सांठ गांठ कर ड्रैगन वैली को इतना बड़ा नुकसान न पहुंचाया होता तो ड्रैगन वैली आज ऐसी हालत में कैसे होती? भुन। जियांग शियाओबाई का दिमाग एक पल में चकरा गया। उसे ड्रैगन वैली के बारे में थोड़ा बहुत पता था। बहुत पहले ड्रैगन वैली पूरे पूर्वी क्षेत्र का सर्वोच्च अधिपति था, इसमें कोई शक नहीं था। बाद में किसी अज्ञात परिवर्तन के कारण वह आज जैसी हालत में आ गया। जियांग शियाओबाई को यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी वजह किसी का प्राचीन जाति से मिलीभगत करना थी। इतने उत्तेजित क्यों हो? आओ कांगतियान हंसा, सब कुछ तो हो ही चुका है, मुझे मार भी दोगे तो क्या? वैसे भी क्या तुम मुझे मार सकते हो? तुम तो बस जंजीर से बंधा एक कुत्ता हो, युवा मास्टर तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? आओ चेंग ने गुस्से में कहा और मुक्का उठाकर उस पर वार कर दिया। ये देखकर जियांग शियाओबाई उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि आओ कांगतियान के बिखरे हुए बाल सैकड़ों तेज धारदार ब्लेडों में बदल गए, जो सीधे आओ चेंग की ओर भोंक दिए। एक पल में जियांग शियाओबाई को लगा कि आओ चेंग तो मारा ही गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे बाल सिर्फ आओ चेंग की मुट्ठी के चारों ओर लिपटे, फिर उसे सीधे उछालकर फेंक दिया। आओ चेंग जोर से दीवार से जा टकराया और मुंह से ताज़ा खून उगल दिया। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास मुझे मारने की काबिलियत है? आओ कांगतियान ने बार बार उपहास किया, तुम्हारे पिता के पास भी वह क्षमता नहीं है। तुम क्या इसके योग्य हो? अगर तुम्हारे परदादा खुद हाथ बढ़ाएं तो शायद कुछ संभावना हो, लेकिन तुम नहीं। आओ कांगतियान ने ठंडी हंसी भरी और जमीन पर बैठ गया। उसने सिर उठाया, उसकी खून लाल आंखें जियांग शियाओबाई को घूरकर देखने लगीं। उस नज़र से जियांग शियाओबाई की खोपड़ी में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुम पास आओ, इस बूढ़े को तुमसे कुछ पूछना है। अध्याय 86। वरिष्ठ, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति की बातों का सामना करते हुए जियांग शियाओबाई ने कुछ देर सोचा और फिर आगे बढ़ गया। वह वास्तव में आओ कांगतियान को लेकर थोड़ा उत्सुक था। अगर आओ कांगतियान ने तब ड्रैगन वैली से गद्दारी की थी तो ड्रैगन वैली द्वारा उसे कैद कर 100 साल तक यातनाएं देना समझ में आता था। आखिर अगर जियांग शियाओबाई खुद होता तो वह भी यही करता। लेकिन जियांग शियाओबाई को हमेशा महसूस होता था कि आओ कांगतियान के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह फिर थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर आओ कांगतियान अचानक भड़क उठे तो वह मारा न जाए। आओ कांगतियान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम तो बस की रिफाइनिंग स्टेज पर हो, लगता है अभी अभी की को अपने शरीर में समाहित किया है, और तुम ड्रैगन वैली के भी नहीं हो। फिर तुम यहाँ कैद कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस निकम्मे आओ चेंग की वजह से? वह लड़का तो बिल्कुल बेकार है। ये सुनते ही आओ चेंग की आंखें फैल गईं। अरे बूढ़े बदमाश, सिर्फ ताकत के दम पर यंग मास्टर का अपमान करने की हिम्मत मत करना। 6 अब भी यंग मास्टर? अगर तुम्हारे भीतर अपने पिता के ज़माने की आधी भी शान होती तो तुम यहाँ बंद न होते। तुम। एक पल के लिए आओ चेंग सच में कुछ कह नहीं पाया। लड़के, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। आओ कांगतियान ने फिर जियांग शियाओबाई की ओर देखा। जियांग शियाओबाई ने समय बर्बाद नहीं किया और अपनी पहचान बता दी। आओ कांगतियान फिर चुप हो गया। क्या ड्रैगन वैली वाकई इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई प्राचीन कबीला भी जबरन विवाह थोप सके? आओ कांगतियान अचानक कड़वाहट भरी हंसी हंसा। तुम्हें ये कहने का हक कैसे है? अगर उस वक्त तुमने ये सब न किया होता तो ड्रैगन वैली ऐसी हालत में कैसे पहुंचती? आओ चेंग ने व्यंग्य से कहा। लेकिन जैसे ही उसके शब्द गिरे, पूरे कारागार कक्ष में अचानक खूनी तूफान उठ खड़ा हुआ। भयानक आध्यात्मिक शक्ति पल भर में दोनों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आओ कांगतियान का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, उसकी सुर्ख आंखें मानो खून टपकाने वाली हों। तब क्या तुम्हें पता है कि तब असल में क्या हुआ था? तुम कुछ नहीं जानते और इस बूढ़े को उपदेश देने के योग्य भी नहीं हो। आओ कांगतियान बार बार दहाड़ता रहा, उसकी आवाज़ हड्डियां जमा देने वाली थी। आओ चेंग जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला था और सिर गूंज रहा था। फिर भी वह झुका नहीं। तुम बकवास कर रहे हो कुत्ते। अगर तुमने तब कुलपति के ठिकाने की जानकारी धोखा देकर न दी होती तो ड्रैगन वैली ऐसी कैसे हो जाती? मेरे परदादा गंभीर रूप से घायल होकर आज तक कैसे न संभल पाते? आओ चेंग गर्जा, पूरी ड्रैगन वैली तुम्हारी वजह से तबाह हो गई।
फिर भी तुम इतने अड़ियल कैसे रह सकते हो, कैसे? आज ड्रैगन वैली की यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कोई भी संप्रदाय हमें दबाने की हिम्मत कर लेता है, नहीं तो मेरी बहन को इतनी जान तोड़कर क्यों लड़ना पड़ता? क्या तुम्हें पता है कि इन सालों में उसने क्या क्या झेला है? लगातार दहाड़ों ने आओ कांगतियान को स्तब्ध कर दिया। कारागार कक्ष का दबाव गायब हो चुका था, बस आओ कांगतियान घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, उसकी निगाहें शून्य में खोई हुई थीं। आओ यान, वह क्या इन सालों में ठीक नहीं रही? काफी देर बाद आओ कांगतियान बुदबुदाया। आओ चेंग ने बस ठंडा सा फुंकारा और कुछ नहीं कहा। ये दृश्य जियांग शियाओबाई को चौंका गया, जो किनारे से सब देख रहा था। लगता था कि आओयान आओ कांगतियान के कैद होने से पहले ही मौजूद थी। और यह आदमी आओयान के लिए अच्छे भाव रखता है। यह क्या मामला है? इसके बाद आओ कांगतियान ने बोलना बंद कर दिया। कोने में घुटनों के बल बैठे बैठे उसका चेहरा सूना और शून्य था। वह नहीं बोला और किसी ने उसकी परवाह भी नहीं की। आओ चेंग पहले खुद को संभाल पाया, फिर आओ झांतियान को कोसने लगा। काफी देर तक गालियां देने के बाद भी बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अंत में वह खुद ही थककर दीवार से टिक गया, हाँफता हुआ। इस बीच जियांग शियाओबाई अपने मन में लगातार उपाय सोच रहा था। अब जब वह आओ झांतियान द्वारा पकड़ लिया गया था तो वह बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता था। भले ही वह युवानहोंग से कारागार की मजबूती परख ले तो भी क्या फायदा? बाहर शक्तिशाली विशेषज्ञों की बड़ी संख्या मौजूद थी। ड्रैगन वैली में उसकी मौजूदा स्थिति जितनी शांत दिखती थी, असल में उतनी नहीं थी। हकीकत में उसे कभी भी त्याग दिया जा सकता था। इसलिए मौजूदा समस्या को हल करने के लिए उसे ताक नहीं बल्कि रणनीति पर निर्भर रहना होगा। जियांग शियाओबाई, मेरी बहन जब एकांत साधना से बाहर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई के गंभीर चेहरे को देखकर कुछ सोचने के बाद उसे दिलासा दिया। लेकिन जियांग शियाओबाई सिर हिलाता रहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। आओ झांतियान ने इस समय हाथ बढ़ाया है। उसने कभी इरादा ही नहीं किया कि मैं यहाँ से जिंदा निकलूं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम ड्रैगन वैली के शिष्य हो। ज्यादा से ज्यादा वह तुम्हें सजा देगा, फिलहाल वह तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। ये सुनकर आओ चेंग भी चुप हो गया। वह जानता था कि जियांग शियाओबाई सही कह रहा है। हालांकि अब उसका जियांग शियाओबाई से रिश्ता अच्छा था, लेकिन वह सिर्फ उसकी निजी भावना थी। पूरी ड्रैगन वैली असल में जियांग शियाओबाई को जिंदा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वही था जिसने उनकी ड्रैगन वैली को अपमानित किया था। हालांकि असली दोषी आओयान थी, लेकिन आओयान को छुआ नहीं जा सकता था, इसलिए सिर्फ जियांग शियाओबाई को ही मरना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जियांग शियाओबाई के मन में बाहर निकलने के कई तरीके थे, लेकिन उसके तुरुप के पत्ते पूरी तरह उजागर हो जाते और अगर उसकी असली ताक पता चल जाती तो संदेह और बढ़ जाता। बेहतर था कि बाहर न निकला जाए। अगर मैं खुद बाहर जाने की कोशिश न करूं तो उन्हें ही मुझे बाहर भेजने दूं। जियांग शियाओबाई अचानक मुस्कुरा उठा। उसे एक रास्ता मिल गया था। कितनी मूर्खता! मैं तो खुद ही खुद को फंसा रहा था। मौजूदा हालात मेरे बारे में नहीं बल्कि आओयान के बारे में हैं। मैं बस बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, जबकि असल में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सब समझ लेने के बाद जियांग शियाओबाई के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे उन्मादी हो गई। उसे देख रहे आओ चेंग की तो आंखें फटी रह गईं। कमबख्त, जियांग शियाओबाई, ये कैसी शक्ल बना रखी है? जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाईं। मैंने बाहर निकलने का तरीका सोच लिया है। क्या सच में? आओ चेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने जियांग शियाओबाई के कंधे पकड़कर जोर जोर से हिलाया। जल्दी बता, कौन सा तरीका मिला? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं ही बाहर जा सकता हूँ। क्या बकवास है? आओ चेंग तुरंत खड़ा हो गया और जियांग शियाओबाई की ओर उंगली उठाकर डांटने लगा। ये तो नाइंसाफी है। तुम अकेले बाहर निकलकर क्या करोगे? अगर यंग मास्टर नहीं जाएगा तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। हाँ, मुझे फिर भी वापस आना पड़ेगा। नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आओ चेंग जियांग शियाओबाई से पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ से बाहर था कि वह आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन जियांग शियाओबाई ने उसे नज़रअंदाज किया, पलटा और कोने में बैठे आओ कांगतियान की ओर देखा। वरिष्ठ, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? छन छन जंजीरों की आवाज़ आए और आओ कांगतियान ने सिर उठाकर जियांग शियाओबाई को देखा। उसकी नज़र ऐसी थी मानो वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है या मेरे कान ही ठीक नहीं सुन रहे? जियांग शियाओबाई ने कंधे उचकाए। मुझे भरोसा है कि मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन संभावना बहुत कम है और इसके लिए आपके सहयोग की भी ज़रूरत होगी। फिजूल मत बोलो, यह आदमी तो मर जाए तब भी इस कोठरी से बाहर नहीं निकलेगा। आओ चेंग ने कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया। लेकिन जियांग शियाओबाई के होठों पर मुस्कान उभर आई। उसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, वरिष्ठ खुद बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 87, मन में गणना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, न केवल आओ चेंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, बल्कि आओ कांगतियान ने भी अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और ध्यान से जियांग शियाओबाई को घूरने लगा।
जियांग शाओबाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। आओ चेंग ने होश में आते ही उस पर चिल्लाते हुए कहा, यह आओ कांगतियान मेरे ड्रैगन वैली का पापी है, ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत से तरीके हैं, तुम साजिशें कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसके खिलाफ कोई साजिश रची तो मैं तुमसे दुश्मनी कर लूंगा। आओ चेंग का रवैया बेहद गंभीर था। आखिरकार आओ कांगतियान के किए गए कर्म अक्षम्य थे, और आओ कांगतियान ने भी रुचि के साथ कहा, लड़के, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम इतने आत्मविश्वासी क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है तो ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो। भले ही तुम मुझे तब छोड़ भी दो, मैं नहीं जाऊंगा। एक पल के लिए जियांग शाओबाई को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसे लगा कि आओ कांगतियान ने उसकी बात को गलत समझ लिया है, और साथ ही इससे उसकी अपनी अटकल और भी मजबूत हो गई। वरिष्ठ आओ चेंग, आप दोनों इतने बेचैन मत होइए। मैं बेचैन कैसे न होऊं? आओ चेंग ने हड़बड़ाकर कहा, तुम ड्रैगन वैली को बर्बाद करने जा रहे हो, मैं बेचैन कैसे न होऊं? अगर इससे पहले तुम काफ़ी भरोसेमंद न लगे होते तो यंग मास्टर तुम्हें अभी मार देता। खांस खांस, पहले शांत हो जाए और मेरी बात सुन लीजिए। जियांग शाओबाई ने हल्की सी खांसी ली, फिर आओ चेंग को नज़रअंदाज करते हुए आओ कांगतियान की ओर देखा। वरिष्ठ, मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या आपको तब गलत फंसाया गया था? ये कहते समय जियांग शाओबाई बेहद गंभीर था। अचानक कोठरी की हवा जम सी गई। आओ कांगतियान वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जटिल नज़रों से जियांग शाओबाई को देखने लगा। और आओ चेंग पहले चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। बकवास बंद करो जियांग शाओबाई, ये बूढ़ा तब रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसके पास भागने का भी मौका नहीं था। आओ चेंग ने उपहास किया। हालांकि यंग मास्टर को पूरी स्थिति नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ बातें मालूम हैं। सबने अपनी आंखों से देखा था उसे कैसे गलत फंसाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी आओ चेंग की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आओ कांगतियान ने भौं उठाए। सरल है, मुझे आप में हमारे प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखती। जियांग शाओबाई ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई गद्दार 100 साल से कैद में हो तो अपने दुश्मनों को देखकर वह जरूर आग बबूला होता। सच कहूं तो भले ही आप जंजीरों में जकड़े हों, फिर भी हम दोनों को मारना आपके लिए आसान है। इसी वजह से हमें इस कोठरी में बंद किया गया है, लेकिन आपने हमें नहीं मारा। और आपकी पिछली हरकतों और बातों से मेरी अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि आप आओ यान के प्रति बेहद अपराधबोध महसूस करते हैं। आप ड्रैगन वैली के प्रति भी अपराधबोध महसूस करते हैं, इसी कारण आप यहाँ रुके रहे, यातनाएं सहते रहे, सिर्फ अपने दिल को थोड़ी शांति देने के लिए। क्या मैं सही हूँ? खासकर अभी आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। जियांग शाओबाई के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल इस तरह पूछा। भले ही आपने सच में तब ड्रैगन वैली से विश्वासघात किया हो, इसके पीछे जरूर कोई और छिपा हुआ कारण रहा होगा। आओ कांगतियान ने अविश्वास से जियांग शाओबाई को देखा, मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। उसकी आंखों में जटिलता और गहरी हो गई। जो तुमने कहा उसमें काफी दम है। काफी देर बाद आओ कांगतियान हल्का सा हंसा। इसके अलावा कोई और आवाज नहीं हुई। उसने न तो स्वीकार किया न ही इनकार। ऐसे इंसान से क्या कहने का जिसने यश के लिए अपने स्वामी से गद्दारी की। आओ चेंग ने ठंडे स्वर में कहा, जियांग शाओबाई, तुम मुझे ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारा निकलने का रास्ता इसी बूढ़े पर निर्भर है ना? जियांग शाओबाई ने सिर हिलाया। आओ चेंग तुरंत भड़क उठा और हमला करने ही वाला था, लेकिन जियांग शाओबाई ने किसी तरह उसे रोक लिया। आओ कांगतियान को देखते हुए जियांग शाओबाई थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, लेकिन यह संभावना काफ़ी ज़्यादा थी कि उसे तब सच में गलत फंसाया गया था। बस ये बूढ़ा आदमी बेहद हठी था। आमतौर पर इतने सालों तक गलत आरोप झेलने के बाद कोई न कोई अपनी बेगुनाही साबित करना चाहेगा, है ना? अगर नहीं भी तो दिल में गहरी नाराज़गी तो होती ही। लेकिन जियांग शाओबाई को आओ कांगतियान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। क्या मैं गलत हूँ? क्या यह आदमी बिल्कुल भी गलत नहीं फंसाया गया था, बल्कि सच में एक बेहद चालाक खूंखार बूढ़ी लोमड़ी है? जियांग शाओबाई उलझन में पड़ गया। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा भरोसा दिया वह ये थी कि आओ कांगतियान ने अभी उसकी बात को सच में गलत समझा था। वह चाहता था कि आओ कांगतियान बाहर निकले ताकि उसे इस्तेमाल करके वह प्राचीन जाति के खतरों का सामना कर सके। हालांकि सामने वाला शायद ये समझ बैठा था कि वह ड्रैगन वैली के प्रति अपनी नफरत का इस्तेमाल करके ड्रैगन वैली को गिराना चाहता है। खैर, काफ़ी हद तक वही बात थी। छोड़ो, अभी इन सब पर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे ज़रूरी बात है कि पहले खुद को यहाँ से निकालूं। जियांग शाओबाई ने मन ही मन सोचा। फिर उसने ऊपर देखकर आओ चेंग की ओर देखा। यंग मास्टर को क्यों देख रहे हो? कोई गलत ख्याल मत पालना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आओ चेंग उलझन में बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम काफ़ी हंगामा कर रहे थे, है ना? करते रहो, किसी को यहाँ बुलाओ, तब मैं बाहर निकल सकूंगा।
जियांग शाओबाई ने कहा, क्या तुम पक्के हो? 100% पक्का। ठीक है, यंग मास्टर तुम पर भरोसा करता है। आओ चेंग अचानक खड़ा हो गया। वह अभी भी जियांग शाओबाई पर काफ़ी भरोसा करता था। आखिरकार इस दौरान जियांग शाओबाई ने उसकी बहुत मदद की थी। फिर आओ चेंग ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। घूंसे मारना, लाते चलाना, गालियां चिल्लाना। उसने बाहर वालों की पुश्तैनी नस्लों तक को गाली दे डाली, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हिस आओ झानतियान आखिर सोच क्या रहा है? वह हमें बस यूं ही बंद नहीं रखना चाहता है ना? आओ चेंग गुस्से से हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ। जियांग शाओबाई लगातार सिर हिला रहा था। नामुमकिन, उसकी ज़रूर कोई योजना होगी, और यह योजना निश्चित रूप से मुझे मारने की ही होगी। शायद ऐसा करके वह पहले मुझे अपमानित करना चाहता है। लेकिन आओ चेंग चाहे जितना भी कुछ करे, सामने वाला किसी को भेजने को तैयार नहीं था, जिससे हालात और भी सिरदर्दी भरे हो गए। जियांग शाओबाई हर हाल में सामने वाले को पहला वार करने नहीं देना चाहता था। जैसे ही आओ झानतियान खुद सामने आता, इसका मतलब होता कि उसकी जिंदगी के दिन गिने चुने रह गए हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद जियांग शाओबाई सिर्फ आओ कांगतियान की ओर देख सका। मुझे मत देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आओ कांगतियान ने ठंडा उपहास किया। तुम वाकई चालाक हो, इस मूर्ख लड़के आओ चेंग को बहकाना जानते हो, लेकिन ये बुरा मूर्ख नहीं है। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं, और वही असली मूर्खता होती है। जियांग शाओबाई ने ठंडे स्वर में कहा, ये बूढ़ा आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। तुमने क्या कहा? आओ कांगतियान ने ठंडी हुंकार भरी, और कोठरी के भीतर एक बार फिर अंतहीन दबाव उमड़ पड़ा, मानो अगले ही पल जियांग शाओबाई को पूरी तरह कुचल देगा। इस स्तर का दबाव जियांग शाओबाई के लिए असहनीय था, फिर भी उसने दांत भींचकर उसे झेला। वरिष्ठ, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। मुझे बेवजह इस सब में घसीट लिया गया, यह मेरी गलती नहीं है। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने क्या गलत किया? जैसे ही ये शब्द बोले गए, आओ कांगतियान ने धीरे धीरे अपना दबाव वापस ले लिया। वह काफ़ी देर तक जियांग शाओबाई को घूरता रहा, और आखिरकार ठंडे स्वर में बोला, पहले बोलो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। सरल है, मुझे पता है कि वरिष्ठ की ताकत सील नहीं की गई है। अब आपको बस अपनी आभा को पूरी ताकत से घुमाना है और ऐसा दिखाना है जैसे आप बाहर निकलने ही वाले हों। जियांग शाओबाई ने जल्दी से कहा। अध्याय 89, जुआ खेलने की हिम्मत नहीं। 9 डेथ्स यिन यांग पिल। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जोर से धड़क उठा। यह एक पौराणिक स्तर का भयानक जहर था। जहरों का जहर। इसकी शक्ति अत्यंत डरावनी थी। एक बार इसे निगल लेने के बाद जब इसका औषधीय प्रभाव शुरू होता, तो पूरे शरीर की नसें दुष्ट ऊर्जा से भर जातीं। जहरीला व्यक्ति सबसे पहले असहनीय पीड़ा झेलता, ऐसी पीड़ा जो सीधे आत्मा से उत्पन्न होती। अंततः उसकी मेरिडियन धीरे धीरे सड़ने लगती, और उसके बाद उसका दांतियन की सागर नष्ट हो जाता। और यही सब नहीं था, उल्टियाँ, अंधापन और उन्माद जैसे लक्षण भी साथ आते। आखिरी अंजाम यह होता कि वह व्यक्ति सड़ी गली मांस और पानी के ढेर में बदल जाता। ऐसी मौत अत्यंत विभत्स होती। बेशक ऐसे प्रभाव वाले और भी कई जहर थे, लेकिन इस पिल की सबसे भयानक बात यह थी कि इसका असर तुरंत जानलेवा नहीं होता था। इसके बजाय ये बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को यातना देता रहता। इस अवधि के दौरान यदि जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो पीड़ा कई गुना बढ़ जाती। इसी कारण 9 डेथ्स यिन यांग पिल को सबसे जहरीली गोली कहा जाता था। ये शरीर को नहीं, दिल को जहर देती थी। और विश्रण, माफ करना, एक बार इसका प्रभाव शुरू हो गया तो कोई इलाज नहीं था। जब तक कि आप सीधे अपना दांतियन की सागर नष्ट न कर दें और अपनी सारी साधना पूरी तरह त्याग न दें, तभी जीवन बच सकता था। यही इसका सबसे क्रूर पहलू था। एकमात्र उपाय यही था कि जहर का असर शुरू होने से पहले ही प्रतिविष ले लिया जाए। सौभाग्य से इस चीज़ का एक उष्मायन काल भी था। इसका प्रभाव शुरू होने में कम से कम 7 दिन लगते थे, क्योंकि जहर को 5 आंतरिक अंगों, 6 विसरा और 4 अंगों में पूरी तरह फैलने में समय लगता था। इस समय आओयान एक नए स्तर में तुप ब्रेक थ्रू कर रही थी। अगर 9 डेथ्स यिन यांग पिल का असर इस समय शुरू हो जाता, तो सोचिए आओयान शायद उसी जगह अपंग हो जाती। हर किसी की नज़र जियांग शाओबाई पर टिक गई। सबका मन कर रहा था कि उसे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आओ झानतियान ने उंगली उठाकर जियांग शाओबाई की ओर इशारा किया। उसकी आंखें क्रोध से फटी जा रही थीं। आओ चेंग और आओ कांगतियान भी अत्यंत क्रोधित थे। खासकर आओ चेंग। वह जियांग शाओबाई की ओर उंगली उठाए काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। उसके चेहरे पर उभरा गुस्सा उसकी वर्तमान हालत को पूरी तरह दर्शा रहा था। अगर उसे मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से जियांग शाओबाई के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। तू कुत्ते जैसी चीज़! यंग मास्टर ने तुम्हें भाई समझा और तुमने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया। आओ चेंग बार बार दहाड़ता रहा। जियांग शाओबाई ने कान खुजाए। उसका भाव बिल्कुल उदासीन था। गालियां देते रहो। तुम जानते हो न कि 9 डेथ्स यिन यांग पिल का समाधान क्या है।
क्या तुम्हें प्रतिविष बनाना आता है? क्या तुम्हारे पास वह है? जियांग शियाओबाई का भाव अब भी शांत था। या तो मुझे अभी बाहर जाने दो, या फिर आओ यान को मरते हुए देखते रहो। मेरी एक तुच्छ जान के बदले ड्रैगन वैली की प्रतिभाशाली राजकुमारी, ये सौदा काफ़ी है। उसके शब्दों ने सबके गुस्से को एक झटके में ठंडा कर दिया। क्योंकि सच ये था, उनके पास सच में कोई समाधान नहीं था। 9 डेथ्स यिन यांग पिल एक पौराणिक वस्तु थी, सबने केवल इसके बारे में सुना था, किसी ने इसे देखा तक नहीं था। जो चीज़ बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी हो, उसका प्रतिविष वे कैसे बना सकते थे? ये तो मजाक था। आओ झानतियान ने गहराई से जियांग शियाओबाई को देखा, लगातार सोचता रहा कि उसके शब्द सच हैं या झूठ। लेकिन अंततः उसके मन में केवल एक ही विचार बचा। वह जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर जियांग शियाओबाई झूठ नहीं बोल रहा था और आओयान को सच में यह जहर दिया गया था, तो ड्रैगन वैली यह नुकसान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। कमीने, तुम सच में एक घिनौने इंसान हो। आओ चेंग गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो भी प्रतिविष मिल सकता है। आओ चेंग, जब बात हो जाए तो घबराओ मत। जियांग शियाओबाई का स्वर शांत था। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी प्रतिविष नहीं मिलेगा। प्रतिविष का सूत्र और उसे बनाने की विधि मेरे दिमाग में है, और मान लो कि तुम्हें वह पता भी चल जाए तब भी तुम उसे बना नहीं पाओगे। चलो देखते हैं तुम और कितना समय बर्बाद कर सकते हो। आओ चेंग गुस्से से पागल हो गया। जियांग शियाओबाई, तुम तो सच में एक जानवर हो। ड्रैगन वैली ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया क्या? भले ही उन्होंने तुम्हारी हैसियत को नीचा समझा हो, लेकिन यंग मास्टर ने तुम्हें सच में दोस्त माना। तो क्या हुआ? जियांग शियाओबाई ने भौं उठाए। इस दुनिया में ताकत ही राजा है। मैं एक साधारण की रिफाइनमेंट स्तर का साधक, बस किसी तरह जिंदा हूँ। आओ चेंग, तुम अब भी बहुत उतावले हो। अचानक जेल के भीतर का माहौल जमकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जियांग शियाओबाई पर टिकी हर नज़र खून से भरी थी और हत्या की भावना समुद्र की तरह उसे घेर चुकी थी। हालांकि ड्रैगन वैली के भीतर सत्ता और हैसियत को लेकर कई गुटों की खींचतान थी। यहाँ तक कि आओ झानतियान भी प्राचीन कुलों से संपर्क कर रहा था। लेकिन उनके दिलों में एक बात सब जानते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, आओ यान ही ड्रैगन वैली की आशा थी। इसी वजह से आओ यान ड्रैगन वैली में सर्वोच्च दर्जा भोगती थी और मनमानी कर सकती थी। लेकिन अब वे सच में जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मौजूद लोगों में केवल आओ कांगतियान ही कुछ हद तक शांत रह पाया। जब उसने पहली बार जियांग शियाओबाई की बात सुनी थी तो उसका गुस्सा भी ऐसा था कि वह वहीं उसे मार देना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा, ये ठीक नहीं लग रहा था। इस लड़के के पास आओ यान को मारने का कोई कारण नहीं था, और जियांग शियाओबाई लगातार आओ चेंग को कुछ इशारे देता हुआ लग रहा था। ये लड़का काफ़ी चालाक है। जल्द ही आओ कांगतियान समझ गया कि यह सब जियांग शियाओबाई की बाहर निकलने की योजना थी। एक खुला हुआ नकली षड्यंत्र। आखिरकार ड्रैगन वैली जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, और जियांग शियाओबाई भी काफ़ी बेबस था। वह पहले ही आओ चेंग को इशारे दे चुका था, लेकिन इस मूर्ख का दिमाग शायद कहीं छूट गया था। हालांकि यह भी अच्छा ही था। असल में वह पूरी योजना आओ चेंग को टेलीपैथी से बता सकता था, लेकिन उसे डर था कि आओ चेंग कहीं भेद न खोल दे। सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि आओ चेंग को भी अंधेरे में रखा जाए, तब उसकी प्रतिक्रिया सबसे उग्र होगी और सबसे बेहतर ढंग से सबको भ्रमित कर पाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग शियाओबाई, तुम सच में निर्दयी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी एक तुच्छ इंसान के हाथों में फंस जाएगा। आओ झानतियान दांत पीसते हुए बोला, मानो ये शब्द जबरदस्ती उगल रहा हो। जियांग शियाओबाई ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और उंगलियों से खेलता रहा, मानो वह किसी बेहद महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अगर आओ यान को जरा सी भी परेशानी हुई तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा ड्रैगन वैली तुम्हें हजारों यातनाओं का स्वाद चखाएगा। आओ झानतियान ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, तुम्हें मुझे भी बाहर ले जाना होगा। आओ चेंग गरजा, उसकी आंखें खून से लाल थीं। जियांग शियाओबाई, अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं गारंटी देता हूं तुम बहुत भयानक मौत मरोगे। हालांकि आओ झानतियान का दिल क्रोध से जल रहा था और वह वहीं जियांग शियाओबाई को मार डालना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आओ यान ड्रैगन वैली की आखिरी आशा थी। वे उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस तरह जियांग शियाओबाई और आओ चेंग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि उनके चारों ओर ड्रैगन वैली के शक्तिशाली लोग थे, फिर भी जियांग शियाओबाई को कोई डर नहीं था। जैसे ही वे आओ यान के छोटे से प्रांगण में पहुंचते, वह तुरंत सच्चाई उजागर कर देता। कोई 9 डेथ्स यिन यांग पिल थी ही नहीं। वह सोच रहा था उस समय आओ झानतियान के चेहरे का भाव कितना शानदार होगा। जाने से पहले जियांग शियाओबाई ने चुपके से आओ कांगतियान को धन्यवाद का संकेत दिया। आओ कांगतियान ने भी उसकी पीठ की ओर जाते हुए उसे एक अर्थपूर्ण नज़र दी। तस्क तस्क तस्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन वैली में ऐसा इंसान भी होगा। शायद तुम सबको बंदरों की तरह नचाया जाएगा। आओ कांगतियान ने मन ही मन ठहाका लगाया।
अब उसे जियांग शियाओबाई में सच में दिलचस्पी होने लगी थी। अफसोस की बात यह थी कि वह बाहर नहीं जा सकता था, नहीं तो वह सच में सबके चेहरों के भाव देखना चाहता जब सच्चाई सामने आती। अध्याय 90 सब कुछ नकली है। जैसे ही वे बाहर निकले, जियांग शियाओबाई को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे ऐसे थे मानो उनके पिता की मृत्यु हो गई हो और उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया हो। क्रूर, निराश और अंतहीन क्रोध। अगर आओ यान को कुछ भी हो जाता तो ड्रैगन वैली पूरी तरह समाप्त हो जाती। जियांग शियाओबाई के बगल में चलते हुए आओ चेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं। कई बार उसका मन हुआ कि फूट पड़े और जियांग शियाओबाई को मार डाले। दुर्भाग्यवश तर्क ने उसे रोक लिया। आओ चेंग आम समय में चाहे कितना भी अविश्वसनीय हो, लेकिन जब भी आओ यान की बात आती वह सबसे अधिक स्थिर रहता। जियांग शियाओबाई, इन पिछले कुछ दिनों में इस युवा स्वामी ने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतघ्न और आसान फरामोश निकलोगे। आओ चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। जियांग शियाओबाई का भाव शांत था, उसने कंधे उचकाए और बोला, किसी का चेहरा जान लेने से उसका दिल नहीं जाना जा सकता। आओ चेंग, तुम्हें भविष्य में इतना उतावला नहीं होना चाहिए। बकवास बंद करो। जियांग शियाओबाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बाद में ईमानदार रहना, वरना ये युवा स्वामी सच में तुम्हें मारने से खुद को रोक नहीं पाएगा। आओ चेंग का चेहरा विकृत हो गया, उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। जियांग शियाओबाई ने उसकी अनदेखी की और भीड़ के साथ आराम से आओ यान के छोटे आंगन की ओर बढ़ता रहा। इस समय छोटे आंगन के चारों ओर ड्रैगन वैली के विशेषज्ञ भरे हुए थे, खुले और गुप्त दोनों रूपों में। हालांकि सभी पहले से ही यहाँ की स्थिति जानते थे, फिर भी अब इसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। यह जमावड़ा वाकई भयावह था। ड्रैगन वैली के लगभग 80% या उससे भी अधिक विशेषज्ञ यहाँ मौजूद थे, सिर्फ आओ यान की रक्षा के लिए। इससे ये स्पष्ट था कि ड्रैगन वैली आओ यान को कितना महत्व देती थी, या यूं कहें उसकी प्रतिभा और रक्तवंश की शक्ति को। जैसे ही समूह सतर्कता घेरे के किनारे पहुंचा, शक्तिशाली व्यक्तियों का एक दल प्रकट हुआ। आओ झानतियन, तुम्हारा क्या मतलब है? अग्रणी ग्रैंड एल्डर आओ युवानवु के करीब था। आओ झानतियन को देखकर उसे लगा कि दूसरा पक्ष यहाँ झगड़ा करने आया है। खून, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस लड़के ने राजकुमारी को जहर दिया है, 9 मृत्यु यान गोली। आओ झानतियन ने ठंडे स्वर में कहा, तुरंत रास्ता दो, वरना अगर राजकुमारी आओ यान को कुछ हो गया तो पूरी ड्रैगन वैली खत्म हो जाएगी। क्या जहर? ग्रैंड एल्डर की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और आसपास मौजूद ड्रैगन वैली के विशेषज्ञों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। वे स्पष्ट रूप से 9 मृत्यु यान गोली की भयावहता जानते थे। तू नीच, तू इतना दुस्साहसी हो गया कि राजकुमारी को इतना घातक जहर दे दिया। एक विशेषज्ञ ने जियांग शियाओबाई की ओर उंगली उठाकर क्रोध से डांटा। जियांग शियाओबाई ने उसकी अनदेखी की। बस कुछ 100 मीटर और चलना था और उसकी इस बार की पलायन योजना पूरी तरह सफल हो जाती। इस समय कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। जल्दी रास्ता दो, केवल वही प्रतिविष तैयार करना जानता है, समय बर्बाद मत करो। आओ झानतियन गुस्से में चिल्लाया। रास्ता रोके खड़े कई बुजुर्ग और विशेषज्ञ हट गए, रास्ता खाली कर दिया, लेकिन उनकी नज़रें जियांग शियाओबाई पर जानलेवा घूर रही थीं। अगर निगाहें सच में मार सकती तो जियांग शियाओबाई ने अनुमान लगाया कि उसके पास चाहे 10,000 सिर भी होते तब भी वे कम पड़ जाते। एक पल के लिए वह थोड़ा असहज हुआ, उसे लगा कि कहीं यह मजाक कुछ ज्यादा ही बड़ा तो नहीं हो गया। जो भी हो, चाहे मुर्गा हो या मुर्गी, जब तक अंडे देता है अच्छा जानवर है। थोड़ी देर बाद सभी आओ यान के आंगन के द्वार पर पहुंच गए। रास्ते में लगभग सभी छिपे हुए रक्षक इस मामले के बारे में जान चुके थे और अब वे सभी बाहर आ गए थे, ठीक जियांग शियाओबाई के पीछे चलते हुए। उन्हें डर था कि कहीं जियांग शियाओबाई को भागने का मौका न मिल जाए। आंगन के द्वार पर आओ वान आओ जेनबेई के साथ शतरंज खेल रहा था। इतने सारे लोगों को आते देखकर वह भी काफी चकित हुआ। क्या हो रहा है? मैंने तो कहा था कि बाहर पहरा दो, आओ वान ने उन्हें देखते ही डांटा। कुलपति, बात कुछ यूं है। आओ झानतियन ने यह नहीं बताया कि उसने मनमाने ढंग से जियांग शियाओबाई को पकड़ा था। इस बिंदु को सीधे नजरअंदाज करते हुए कहा कि उसने संयोग से जियांग शियाओबाई को आओ यान को जहर देते हुए पकड़ लिया और इसलिए वह तुरंत यहाँ आया। ये सुनते ही आओ वान और आओ जेनबेई बेहद क्रोधित हो गए। वे अवचेतन रूप से अपनी आभा छोड़ने ही वाले थे, लेकिन ये याद करते हुए कि आओ यान अभी अंदर तुप ब्रेक थ्रू कर रही है, उन्होंने जबरन खुद को रोक लिया। जियांग शियाओबाई, आओ वान ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे असली दुष्ट इरादे क्या हैं जो तुमने आओ यान को इतनी बेरहमी से जहर देने की हिम्मत की? जिस पल से वह आंगन के द्वार पर खड़ा हुआ था, जियांग शियाओबाई की सारी चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। उसने लंबी सांस ली। सब कुछ रोमांच से भरा, लेकिन बिना किसी खतरे के। अंकल आओ, कोई 9 मृत्यु यान गोली नहीं है क्या? एक पल के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। आओ चेंग का चेहरा खाली हो गया, उसकी आंखें सुन्न थीं, वह जियांग शियाओबाई को घूर रहा था। आखिरकार उसका दिमाग तुरंत यह सब समझ पाने में सक्षम नहीं था।
आओ वान और आओ झेनबेई जैसे महत्वपूर्ण लोग भी पूरी तरह उलझ गए। पूरे दृश्य में शायद केवल आओ झानतियन ही था जिसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह जियांग शियाओबाई को मार डालने पर तुला हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह जियांग शियाओबाई की चाल थी। तू कुत्ता, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। आओ झानतियन आग बबूला हो गया और तुरंत हाथ उठाकर जियांग शियाओबाई को मार डालना चाहा। वह सब समझ चुका था, इसलिए वह जियांग शियाओबाई को सच बोलने नहीं दे सकता था, वरना वह खुद तूफान के केंद्र में आ जाता। दुर्भाग्य से जैसे ही उसने हमला किया, आओ झेनबेई ने कदम बढ़ाया। धम! आओ झानतियन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखों में क्रोध और अनिच्छा भरी हुई थी। उसे साफ साफ समझाने दो, असल में हुआ क्या है। आओ झेनबेई ने गंभीर चेहरे से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। ये देखकर जियांग शियाओबाई ने आओ झानतियन पर उपहास भरी मुस्कान डाली और होठों से एक शब्द आकार बनाया। गंजे बूढ़े कुत्ते, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फिर जियांग शियाओबाई ने बिना किसी लाग लपेट के सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सुना दिया। ये सुनते ही सभी लोगों ने आओ झानतियन की ओर देखा। उनके चेहरे मित्रतापूर्ण बिल्कुल नहीं थे। इस आओ झानतियन का क्या मतलब है? हालांकि जियांग शियाओबाई सिर्फ एक साधारण मनुष्य है, लेकिन वह आखिरकार राजकुमारी का वर है। ऐसे नाजुक समय में उस पर हमला कैसे किया जा सकता है? ये तो बिल्कुल मूर्ख है। एक साधारण मनुष्य को मारना कितना आसान है। ऐसे अहम मौके पर क्यों हरकत की? धिक्कार है, बेकार की घबराहट फैलाई। शक्तिशाली लोगों ने अंततः राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, सब झूठा निकला। दादा आओ, मुझे सच में खेद है। इस कनिष्ठ को पता था कि आओ झानतियन निश्चित रूप से मुझ पर और आओ चेंग पर हमला करेगा, इसलिए मेरे पास यह आखिरी उपाय अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग शियाओबाई ने अत्यंत विनम्रता और सच्चाई से भरे चेहरे के साथ कहा। जिस नौमृत्यु यिन यांग गोली के बारे में मैंने उन्हें बताया था, वह पूरी तरह नकली थी। ये औषधि तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है, मैं इसे कैसे बना सकता हूँ? तुम? आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई की ओर उंगली उठाई। वह काफी देर तक संभल नहीं पाया। इसी क्षण उसे आखिरकार समझ आया कि इससे पहले जियांग शियाओबाई ने उससे जो अजीब बातें कही थीं उनका क्या मतलब था। वह असल में उसे संकेत दे रहा था। ये समझ आने के बाद आओ चेंग के मन में उत्साह और चक्कर दोनों एक साथ उमड़ पड़े। जियांग शियाओबाई, ओ जियांग शियाओबाई, तुमने तो मुझे डराकर मार ही डाला। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो क्या पहले से मुझे बता सकते हो? आओ चेंग ने झुंझलाकर कहा। नहीं, अगली बार कुछ नहीं होना चाहिए। इस युवा स्वामी का दिल इस तरह की छेड़छाड़ सहन नहीं कर सकता। अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी तो वह जियांग शियाओबाई से भला नाराज कैसे रह सकता था। अध्याय 91, वू हाइशियनजुन यूलिंग पैलेस। ये कहना पड़ेगा कि जियांग शियाओबाई की योजना वाकई बहुत प्रभावी थी, लेकिन ये दिल पर बहुत ज्यादा बोझ डालने वाली भी थी। आओ झानतियन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने गंदगी खा ली हो। सभी की निगाहें आओ झानतियन पर टिकी थीं। आओ वान ने आंखें संकरी की। जियांग शियाओबाई की बातों से वह पहले ही समझ चुका था कि आओ झानतियन की मंशा क्या थी। वह सिर्फ उसके बेटे को दबाना चाहता था और साथ ही मौके का फायदा उठाकर जियांग शियाओबाई को मार देना चाहता था। क्या वह इसे सहन कर सकता था? बेटा आओ चेंग कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, सिर्फ जियांग शियाओबाई का मामला ही उसे क्रोधित करने के लिए काफ़ी था। ये जानना ज़रूरी था कि अब ड्रैगन वैली जिन हुआछिंग गोलियों का आनंद ले पा रही थी वे सभी जियांग शियाओबाई द्वारा ही परिष्कृत की गई थीं। इसके अलावा जियांग शियाओबाई आओयान का दाव साथी कंसोर्ट भी था। भले ही ड्रैगन वैली में बहुत से लोग उसे जीवित नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आओयान ने कभी यह नहीं कहा कि वह उसे मारना चाहती है। यही बात जियांग शियाओबाई के उसके दिल में महत्व को साबित करने के लिए काफ़ी थी। अगर आओयान अपनी साधना से बाहर आए और जियांग शियाओबाई को न देखे तो आओवान को नहीं पता था कि वह कैसे समझाएगा। आओ झानतियन, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे हौसले तो वाकई बढ़ते जा रहे हैं। तुमने तो मेरे बेटे को भी दबाने की कोशिश की है। आओ वान गर्जा, तुम्हारी रोज की गुप्त चालों को तो मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, लेकिन आज तुमने ड्रैगन गार्ड से मेरे बेटे को दबवाने की भी हिम्मत कर ली। ड्रैगन गार्ड किस लिए है? क्या वह तुम्हारे दिखावे का औजार है? आओ वान की बातों से आओ झानतियन का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका, क्योंकि यह सब उसने गुप्त रूप से किया था। कुछ समय तक वह सिर्फ जियांग शियाओबाई को घूरता रहा, दिल में गहरी नफरत लिए हुए। और जियांग शियाओबाई भी उससे अलग नहीं था। बस आओ झानतियन, अब लौट जाओ। मेरे आदेश के बिना बाहर आने की अनुमति नहीं है। आओ झेनबेई ने ठंडी निगाह से आओ झानतियन को देखते हुए कहा। अब कोई और रास्ता नहीं था। इस बार आओ झानतियन पूरी तरह जियांग शियाओबाई के हाथों खेला जा चुका था और उसे यह अपमान दिल में दबाकर ही रखना पड़ा। जाने से पहले उसने जियांग शियाओबाई को एक तीखी नज़र से देखा, मानो धमकी दे रहा हो। जियांग शियाओबाई ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह और आओ चेंग पहले ही जेल से बाहर आ चुके थे और आओ वान भी उनके साथ था, इसलिए आओ झानतियन के फिर से कोई गंदी चाल चलने की चिंता नहीं थी।
अरे बेकार जियांग शियाओबाई, तुमने तो अभी मुझे लगभग डरा ही दिया था। लोगों के जाने के बाद आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई के कंधे पर मुक्का मारा। लेकिन सच बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा किया था या नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाईं। ठीक है, तुम दोनों इधर उधर मत घूमो, अब सीधे पहाड़ के नीचे जाओ। आओ वान ने आओ चेंग की ओर निराश नज़र से देखते हुए कहा। जल्दी मत कीजिए, असल में इस बार मैं वाकई आओ यान की मदद कर सकता हूँ, जियांग शियाओबाई ने तुरंत कहा। यह सुनकर आओ वान की भौहें कस गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? आओ यान इस समय टूपो ब्रेक थ्रू के सबसे नाजुक दौर में है। पहले जो गोलियां मैंने उसे दी थीं उनसे उसका रक्तवंश सक्रिय हुआ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, जियांग शियाओबाई ने कहा। या यूं कहें कि वह अभी इस रक्तवंश सक्रियता के प्रभाव को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मेरे पास अभी कुछ और गोलियां हैं जो आओ यान के तूपों में बहुत मदद करेंगी। इतना कहते हुए उसके हाथ में 3 गोलियां प्रकट हुईं जिनसे रहस्यमय आभा निकल रही थी। आओ वान को जियांग शियाओबाई पर काफी भरोसा था। आखिरकार उसकी रसायन विद्या अल्कमी की क्षमता सबके सामने स्पष्ट थी। कुछ और निर्देश देने के बाद जियांग शियाओबाई और आओचेंग पहाड़ के नीचे चले गए, जहां कोंग युहुआई पहले से इंतजार कर रहा था। तुम दोनों ठीक तो हो? उन्हें देखकर कोंग युहुआई जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा। क्या हो सकता है? वह गंजा बूढ़ा कुत्ता अगर यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह बस सपना ही देख सकता है। आओ चेंग ने बड़े घमंड से कहा। आज सुबह तुम्हारी हालत देखो, फिर भी खुद को 5 लोर्ड्स माउंटेन का पवित्र पुत्र कहते हो, ये तो सच में शर्म की बात है। कुछ देर के लिए कोंग युहुआई भी शर्मिंदा हो गया। वह सच में आज सुबह थोड़ा डर गया था। आखिर वह सिर्फ गोलियां परिष्कृत करना जानता था और उसकी अपनी साधना सिर्फ गोल्डन कोर्स स्तर पर थी। अगर अल्कमी में उसकी क्षमता 100 अंकों की थी तो साधना और युद्ध में शायद 10 भी नहीं थी। भाई कोंग को और मत चिढ़ाओ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग को इशारा किया। हालांकि आओ चेंग का दिमाग बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी मजबूत थी। जियांग शियाओबाई का हाव भाव देखकर वह समझ गया कि सामने वाला जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। जियांग शियाओबाई, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम आओ कांगतियन के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं जानता और तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा पाओगे, आओ चेंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा। और इस मामले के बारे में सोचना छोड़ दो। ड्रैगन वैली में सच्चाई जानने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तुम्हारी जांच बेकार है, कोई तुम्हें नहीं बताएगा। इस विचार को छोड़ दो। इतनी ऊर्जा है तो ये सोचो कि हम आओ जानतियन उस बूढ़े से कैसे निपटेंगे। आओ चेंग द्वारा मौके पर ही भंडाफोड़ कर दिए जाने से जियांग शियाओबाई भी थोड़ा हैरान हुआ। ओह, तुम्हारा दिमाग कब से इतना काम का हो गया? तुमने ये भी अनुमान लगा लिया? जियांग शियाओबाई ने हंसते हुए कहा। दफा हो, यंग मास्टर, आज पूरा दिन थक चुका है, मैं सोने जा रहा हूँ। आओ चेंग ने ठंडी फुकार भरी, पहाड़ के नीचे एक आरामदायक जगह ढूंढी, लेट गया और जोर से खर्राटे लेने लगा। इस आदमी से कोई जानकारी न मिल पाने पर जियांग शियाओबाई फिलहाल हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर वह कोंग युहुआई के साथ अल्कमी के बारे में बातें करने लगा। बातों बातों में समय तेजी से बीत गया और पूरी रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन दोपहर तक आओ यान अभी भी पूरी तरह से तूपों पर केंद्रित थी। आओ वान पहले ही उसे वे 3 गोलियां दे चुका था और अब वे सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। इसी समय ड्रैगन वैली में एक रहस्यमयी अतिथि का आगमन हुआ। वह एक सुंदर स्त्री थी जिसके चेहरे पर मोहक आकर्षण झलक रहा था। उसने बैंगनी रेशमी लंबा वस्त्र पहन रखा था और उसकी काया अत्यंत सुडौल थी। ड्रैगन वैली के एक बुजुर्ग के साथ वह आओयान के छोटे से आंगन में पहुंची। इमॉर्टल वेनेरेबल वू हाई, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। उस सुंदर स्त्री को देखकर आओवान तुरंत मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। इमॉर्टल वेनेरेबल वू हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बूढ़े साथी, 20 साल न मिलने पर तुम और भी थके हुए क्यों लगने लगे हो? हे, मुझे लगता है तुम कारण अच्छी तरह जानती हो, आओवान ने सिर हिलाते हुए कहा। खैर, इन बातों को छोड़ो। अभियान एयर साधना में है और तूपो कर रही है, इसलिए मैं तुम्हारा भव्य स्वागत नहीं कर सकता। यहाँ शराब की जगह चाय से ही तुम्हें सम्मान देता हूँ। चाय पीने और कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद इमॉर्टल वेनेरेबल वू हाई ने आओयान की स्थिति के बारे में पूछना शुरू किया। साथ ही उसने स्वयं भी सावधानी से उसका आभास किया और लगातार संतोष में सिर हिलाती रही। मैं महसूस कर सकती हूँ कि अभियान एयर के रक्तवंश की शक्ति का संकेंद्रण बहुत ऊंचा है और उसके शरीर की आभा लगातार बढ़ रही है। आज रात वह निश्चित रूप से सफलतापूर्वक तूपो कर लेगी। इमॉर्टल वेनेरेबल वू हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यह नहीं पता कि इस रक्तवंश शक्ति का लगातार उपयोग करके वह अंततः किस स्तर तक तूपो करेगी। हाँ, ये सब उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है, आओवान ने कहा। फिर उसका भाव गंभीर हो गया। इस बार प्राचीन कबीले का आना शुभ इरादे से नहीं है। बहुत संभव है कि वे इस बार हम पर दबाव डालने आए हों।
इमॉर्टल वेनेरेबल वो हाई भी उसका आशय समझ गई और हल्के से मुस्कुराए। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, मैं यान एयर को अपना शिष्य स्वीकार करूंगी। एक बार जब वह मेरी शिष्य बन गई तो वह यूलिंग पैलेस की व्यक्ति होगी। प्राचीन कबीले को कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वे लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अध्याय 92 सफलता के साथ तुपो ब्रेक थ्रू। अमर पूज्य वुहाई की आवाज़ शांत थी, लेकिन उनके शब्द अत्यंत प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसका कारण और कुछ नहीं, बस 3 शब्द थे, यूलिंग पैलेस। त्यानशुवान महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में कई शीर्ष अधिपत्य शक्तियां थीं, लेकिन इन शक्तियों के ऊपर भी कुछ पारलौकिक ट्रांसेंडेंट शक्तियां मौजूद थीं। और संयोग से यूलिंग पैलेस उन्हीं में से एक था। अमर पूज्य वुहाई यूलिंग पैलेस की आंतरिक संप्रदाय की दूसरी बुजुर्ग थीं, जिनकी हैसियत और शक्ति की कल्पना करना भी असंभव था। घटना से पहले ड्रैगन वैली को मुश्किल से एक अर्ध पारलौकिक शक्ति कहा जा सकता था, अर्थात वह सभी पारलौकिक शक्तियों से नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व थी। लेकिन अब उन्हें दूसरों के चेहरे देखने पड़ रहे थे। आओवान ने अतीत की सभी घटनाओं के बारे में सोचा, मन में गहरा भावुकता का भाव उमड़ा, लेकिन अंत में वह केवल आ ही भर सके। तुम्हारी ड्रैगन वैली के साथ जो हुआ उस पर मुझे भी खेद है, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास आओयान जैसी कोई है। शायद 500 वर्षों में वह स्वर्गीय परीक्षा पार कर अमर बनेगी और उस रहस्यमय ऊपरी लोक में जाएगी। अमर पूज्य वुहाई का भाव निर्विकार था, लेकिन फिलहाल उसे इस बाधा को पार करना ही होगा। मैंने सुना है कि आओयान ने पहले गुस्से में आकर एक छोटे से कस्बे के नश्वर को वापस लाकर उससे विवाह कर लिया था। वह छोटा लड़का कहाँ है? मैं उससे मिलने को उत्सुक हूँ। अब जब ड्रैगन वैली को यूलिंग पैलेस की प्रतिष्ठा पर निर्भर होना था, आओवान भी बहुत चाहता था कि आओयान अमर पूज्य वुहाई की शिष्या बने। स्वाभाविक रूप से वह उनकी इच्छाओं को यथासंभव पूरा करेगा। इसलिए 10 मिनट बाद जियांग शियाओबाई कई बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों के सामने खड़ा था, पूरी तरह भ्रमित सा। छिपी हुई शक्तिशाली आभाओं की लहरें महसूस कर जियांग शियाओबाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? क्या ड्रैगन वैली नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने वाली थी? क्या वे अब उसे मारने वाले थे? शियाओबाई, ये है अमर पूज्य वुहाई, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? आओवान ने मुस्कुराते हुए जियांग शियाओबाई से कहा। वह जियांग शियाओबाई से काफी संतुष्ट था, भले ही वह नश्वर था, लेकिन उसमें रीढ़ थी और उसकी कीमिया औषधि निर्माण क्षमता भयावह थी। यह अवसर शायद जियांग शियाओबाई के लिए भी एक मौका हो सकता था, कौन जानता। ये सुनते ही जियांग शियाओबाई ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। कि परिष्करण अवस्था। अमर पूज्य वुहाई क्षण भर के लिए ठिठक गईं। यदि उन्हें सही याद था तो समाचारों में कहा गया था कि आओयान ने एक नश्वर से विवाह किया था, लेकिन यह व्यक्ति की परिष्करण अवस्था में क्यों था? अमर पूज्य वुहाई की बुदबुदाहट सुनकर आओवान चौंक गया। उसने इस बिंदु पर विचार ही नहीं किया था। ये कहा जा सकता था कि जियांग शियाओबाई की प्रतिभा सभी दैत्याकार प्रतिभाओं से भी ऊपर थी, इसी कारण ड्रैगन वैली गुप्त रूप से उसका निरीक्षण कर रही थी कि क्या वह प्रशिक्षण के योग्य है। यदि उसकी प्रतिभा अभी अमर पूज्य वुहाई के सामने प्रकट हो जाती तो संभव था कि वह उसे सीधे छीन लेती। ठीक उसी समय जब ड्रैगन वैली के शक्तिशाली लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, जियांग शियाओबाई हल्के से हंस पड़ा। जी हाँ, इस कनिष्ठ ने 10 वर्षों से अधिक समय तक साधक बनने की कोशिश की है। इन वर्षों में बहुत परिश्रम किया, लेकिन कभी भी की को शरीर में मार्गदर्शित नहीं कर पाया। ये भी ड्रैगन वैली की बदौलत है कि इस कनिष्ठ ने कुछ उपलब्धि हासिल की। इन शब्दों ने ड्रैगन वैली को पूरा सम्मान दिया और उसकी अपनी प्रतिभा को उजागर नहीं किया। क्षण भर में आओवान जियांग शियाओबाई से और भी अधिक संतुष्ट हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह जियांग शियाओबाई को रोके रखेगा और उसका अच्छे से पालन पोषण करेगा। अमर पूज्य वुहाई ने भी सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। स्पष्ट था कि वह केवल ये देखने में रुचि रखती थी कि जियांग शियाओबाई कैसा व्यक्ति है। इसके बाद उन्होंने जियांग शियाओबाई से अधिक बात नहीं की और ड्रैगन वैली के विभिन्न स्वामियों से सामान्य बातचीत करने लगीं। उसी समय आओयान के छोटे से आंगन से अचानक धरती हिला देने वाली आभा की लहरें उठीं। आकाश का रंग बदल गया और हवाएं व बादल उफनने लगे। भीषण आध्यात्मिक ऊर्जा चारों दिशाओं से उमड़ पड़ी और शू जियान में आओयान के कक्ष में समा गई। सभी की आंखें चमक उठीं और दिल आनंद से भर गए। वह तूप होकर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में तूप होकर जाएगी। राजकुमारी आओयान की रक्तरेखा शक्ति हमारी ड्रैगन वैली के इतिहास की सबसे प्रबल है। वह तूपो न करे, ये कैसे हो सकता है? शानदार। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह प्राचीन कुल कितना घमंडी बनता है। राजकुमारी आओयान की सफल तूपों के साथ उसके यूलिंग पैलेस में प्रवेश की संभावना और भी बढ़ गई है। वह प्राचीन कुल हमें धमकाने का सपना भी नहीं देखेगा। ड्रैगन वैली के कई स्वामी उत्साह में बोल पड़े। ड्रैगन वैली की वर्तमान स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। जरा सी चूक उन्हें टुकड़ों में बांटकर निगल जाने के लिए काफी थी। पहले सभी चिंतित थे, लेकिन अब दिल पर रखा भारी पत्थर पूरी तरह हट गया था। आओवान और आओ झेनबेई के चेहरे भी उत्साह से चमक उठे। दोनों ने मुट्ठियां कस लीं।
अमर पूज्य वुहाई को मानो पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। उनके होंठों के कोने पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये कहा जा सकता था कि वहां मौजूद हर कोई बेहद उत्साहित था, यहाँ तक कि वे लोग भी जो हमेशा आओयान की वंशावली से सत्ता के लिए संघर्ष करते थे, कुछ हद तक भावुक हो उठे। कोने में छिपे जियांग शियाओबाई के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वह सबसे बेहतर जानता था। उसने जो कुछ गोलियां औषधियां आओयान को दी थीं, वे अतुलनीय रूप से कीमती थीं। जियांग शियाओबाई काफ़ी समय से इसकी योजना बना रहा था और अपनी हुआचिन गोलियों से होने वाली सारी कमाई कच्चे माल में लगा दी थी। हर गोली एक दूसरे को पूरक थी, आओयान की रक्तरेखा शक्ति को पूरी तरह उत्तेजित करती और अवशोषण की दक्षता बढ़ाती थी। नहीं तो आधे महीने में तूपो करना असंभव था। ये लड़की, आखिरकार तुमने तूपो कर लिया। तुम्हारे जीवित रहने की संभावना कुछ अंकों से बढ़ गई है। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। बस कुछ ही अंक। जिन बातों पर उसका पूर्ण विश्वास नहीं होता था, उन्हें लेकर वह हमेशा असहज रहता था। अभी भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सोचते हुए जियांग शियाओबाई ने प्राकृतिक घटनाओं से अपनी दृष्टि हटाई और भीड़ में खड़ी उस सुंदर स्त्री पर ध्यान केंद्रित किया। अमर पूज्य वुहाई, उनकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। यदि वह मदद करने को तैयार हो जाती तो शायद वह सच में जीवित रह सकता था। जैसे ही यह विचार आया, उसने योजना बनानी शुरू कर दी। जियांग शियाओबाई तुरंत सोचने लगा कि कैसे सामने वाले से सहायता ली जाए। आकाश में प्राकृतिक घटनाएं पूरे आधे घंटे तक चलीं, फिर धीरे धीरे समाप्त हो गईं। इसके तुरंत बाद आओयान के कक्ष से भयानक दबाव फूट पड़ा। आभा किसी महान नदी की तरह उमड़ पड़ी, जिससे उच्च स्तरीय साधकों के दिल भी हल्का सा कांप उठे। मजबूत, असंभव रूप से मजबूत। चर्र, कक्ष का द्वार खुला और आओयान बाहर निकली। उसका भाव शांत था, आंखों में जीवन की एक झलक चमक रही थी और उसकी नज़र लगातार भीड़ में कुछ ढूंढ रही थी। आओयान, तुम्हें कैसा लग रहा है? आओवान जल्दी से आगे बढ़ा और सावधानी से पूछा। आओयान ने सिर हिलाया। मैंने तूपो कर लिया है। दिव्य रूपांतरण अवस्था, उत्तरार्ध की चरम सीमा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उन्होंने भारी हलचल मचा दी। ये जानना चाहिए कि एकांत साधना से पहले आओयान केवल विघटन अवस्था के प्रारंभिक स्तर पर थी। यहाँ तक कि कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली जीनियसों को भी प्रचुर संसाधनों के साथ विघटन अवस्था के प्रारंभिक स्तर से दिव्य रूपांतरण अवस्था के उत्तरार्ध की चरम सीमा तक पहुँचने में कम से कम 5-6 वर्ष लगते। लेकिन आओयान, उसने 2 महीने भी नहीं लगाए। यही रक्तरेखा शक्ति की भयावहता थी। इसी कारण त्यानशुवान महाद्वीप पर रक्तरेखा शक्ति वाले परिवार और शक्तियाँ इतनी भयभीत करने वाली मानी जाती थीं। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उस परिवार में एक दिन अत्यंत उच्च रक्तरेखा सघनता वाला राक्षसी प्रतिभा प्रकट हो जाए। सभी के स्तब्ध नजरों के बीच आओयान ने भीड़ में खोज जारी रखी। जल्द ही उसकी दृष्टि कोने में खड़े जियांग शियाओबाई पर ठहर गई। आओयान ने स्वयं भी यह नहीं महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसके होंठों के कोने पर एक लगभग अदृश्य सी मुस्कान उभर आई। अध्याय 93। आओयान के विचार। दूसरे लोग आओयान की वास्तविक स्थिति से अनजान थे। वे मानते थे कि उसका इतनी तेजी से दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम चरण तक, यहाँ तक कि शिखर तक पहुँचना पूरी तरह उसकी असाधारण प्रतिभा और क्षमता का परिणाम था। लेकिन वास्तव में आओयान अपने दिल में यह बात भली भांति जानती थी। पहला कारण ये था कि जियांग शियाओबाई ने पहले उसके शरीर से अग्नि विष फायर पॉइजन को साफ कर दिया था। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कुछ गोलियां थीं जिन्हें जियांग शियाओबाई ने उसे खाने के लिए दिया था। इन्हीं गोलियों की वजह से आओयान इतनी तेजी से प्रगति कर पाए। इन्हीं गोलियों ने उसकी रक्तरेखा की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी सक्रिय कर दिया, अन्यथा बिना आधे महीने की कठोर साधना के वह बिल्कुल भी अपने वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच पाती। और अपनी एकांत साधना के दौरान जियांग शियाओबाई का चेहरा अनायास ही आओयान के मन में उभर आता था। वह स्वयं भी इसका कारण नहीं समझ पाती थी। हालांकि जिस क्षण उसने सफलतापूर्वक तूपो किया और अपने कमरे से बाहर निकली, उसका हृदय तीव्र लालसा से भर गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उस पल जिसे वह सबसे पहले देखना चाहती थी, वह जियांग शियाओबाई ही था, और वह ये शुभ समाचार भी सबसे पहले उसी के साथ साझा करना चाहती थी। भीड़ के बीच जियांग शियाओबाई, जो एक कोने में सिमटा हुआ ये सोच रहा था कि अमर पूज्य वुहाई से सहायता कैसे प्राप्त की जाए, इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आओयान उसे देख रही है। आखिरकार वह पहले से ही जानता था कि आओयान सफल होगी, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसी कारण उसका शांत और उदासीन व्यवहार आओयान की आंखों में पूरी तरह उतर गया। उसी क्षण आओयान को थोड़ी निराशा महसूस हुई। वह मुझे क्यों नहीं देख रहा? आओयान ने मन ही मन बुदबुदाया और एक अनजानी चिड़चिड़ाहट उसके भीतर उमड़ने लगी। यान देखो कौन आया है। इसी समय आओ झेनबेई की आवाज ने आओयान को वापस वास्तविकता में खींच लिया। उसी समय अमर पूज्य वुहाई भी आगे बढ़कर आओयान के पास आ गईं। उनकी आंखों में बिना छिपाए खुशी और संतोष झलक रहा था। बुरा नहीं,
केवल 150 वर्षों की साधना में तुम दिव्य रूपांतरण के अंतिम चरण के शिखर तक पहुंच गई हो। तुम सचमुच प्रतिभाओं में भी प्रतिभा हो। अमर पूज्य वुहाई ने आओ यान की खुलकर प्रशंसा की। कुछ देर के लिए आओ यान को थोड़ा संकोच हुआ, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, अमर पूज्य वुहाई को प्रणाम। अभी भी मुझे ऐसे बुला रही हो? अमर पूज्य वुहाई हंसते हुए बोली, मुझे गुरु कहो। गुरु, आओ यान ने जल्दी से पुकारा और शिष्य बनने की रस्म निभाने के लिए घुटनों के बल बैठने ही वाली थी, लेकिन अमर पूज्य वुहाई ने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें दशकों से ही अपना शिष्य मान लिया है, फिर इन औपचारिकताओं की क्या जरूरत? लो, यह अर्जित आत्मिक खजाना, अक्वायर्ड स्पिरिट ट्रेजर, तुम्हारे तूपों का उपहार है। ये कहते हुए अमर पूज्य वुहाई के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। उस तलवार से विशाल आभा निकल रही थी और उस पर रंग बिरंगी रोशनी की धार बह रही थी, जो उसे अत्यंत चमकदार बना रही थी। दैवी स्तर का अर्जित आत्मिक खजाना। क्या वह शुरुआत में ही दैवी स्तर का अर्जित आत्मिक खजाना दे रही हैं? यूलिंग महल की नींव सचमुच गहरी है। इस बार हमारा ड्रैगन वैली सच में अपनी खोई हुई महिमा वापस पा सकता है, बल्कि उससे भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ड्रैगन वैली के कई शक्तिशाली लोग अमर पूज्य वुहाई के हाथ में खजाना देखकर अत्यंत ईर्ष्यालु हो गए। दैवी स्तर के अर्जित आत्मिक खजाने बेहद दुर्लभ होते हैं। ड्रैगन वैली के पास भी केवल गिने चुने ही थे जो हजारों वर्षों में इकट्ठा हुए थे। अमर पूज्य वुहाई का यूं ही एक दैवी स्तर का खजाना निकाल देना आओ यान के प्रति उनके स्नेह को पूरी तरह दर्शाता था। ये गुरु, ये बहुत ही मूल्यवान है। आओ यान ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे और भी खजाने हैं। इसके अलावा तलवार दाव में तुम्हारी प्रतिभा भी असाधारण है और यह खजाना तुम्हारे हाथों में अपनी पूरी शक्ति दिखा सकता है। अमर पूज्य वुहाई ने संतोषपूर्वक मुस्कराते हुए कहा, तो आपकी शिष्या कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार करती है। आओ यान के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसने अनायास ही जियांग शियाओबाई की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर उपेक्षा का भाव था। वह पहले से ही थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और अब उसका मन और भी अधिक खिन्न हो गया। वह प्रिय भावना धीरे धीरे पनपने लगी और फिर और भी तीव्र हो गई। असल में जियांग शियाओबाई सचमुच इस दैवी स्तर की तलवार को तुच्छ समझ रहा था। उसके पास इससे भी बेहतर खजाने थे, अर्जित आत्मिक खजाने। दैवी तलवार युवानहोंग, उसकी शक्ति दैवी हथियारों और अनमोल तलवारों के एक छोटे से पहाड़ से भी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसका उपेक्षा भाव स्वाभाविक था, खासकर तब जब उसका ध्यान आओ यान पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने ऐसा भाव केवल इसलिए दिखाया क्योंकि उसने देखा कि सभी लोग उस दैवी तलवार की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आओ यान इस छोटी सी बात पर उससे नाराज हो जाएगी। इसके बाद अधिकांश समय सभी लोग आओ यान को बधाइयां देने में ही व्यस्त रहे। ड्रैगन वैली के सभी शक्तिशाली लोगों के चेहरे खुशी से लाल थे और हंसी मजाक से वातावरण गूंज रहा था, मानो तूपो उन्होंने स्वयं किया हो। आओ वान भी अत्यंत प्रसन्न था, आज सचमुच दोहरी खुशी का दिन है। कोई है, भोज की तैयारी करो, आज हम नशे में डूबे बिना घर नहीं लौटेंगे। अमर पूज्य वुहाई, कृपया ड्रैगन हॉल में पधारें। अमर पूज्य वुहाई मुस्कराई और सिर हिलाया। आओ यान का हाथ थामे हुए आओ वान और अन्य लोगों के साथ ड्रैगन हॉल की ओर बढ़ गईं। रास्ते भर आओ यान से धीमे स्वर में बातें करती रहीं। जियांग शियाओबाई को भी साथ खींच लिया गया और आओ चेंग तथा कोंग युहुआई भी उनके साथ थे। आज ड्रैगन वैली के लिए सचमुच का उत्सव था और इसे भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए था। ड्रैगन वैली के लगभग सभी लोग उपस्थित थे। ड्रैगन हॉल इतना बड़ा नहीं था कि सभी को बैठा सके, इसलिए मुख्य हॉल के बाहर भी कई भोज लगाए गए। ड्रैगन हॉल के केंद्र में आओ यान और अमर पूज्य वुहाई साथ साथ बैठे थे, हंसते बोलते हुए। ये साफ दिख रहा था कि अमर पूज्य वुहाई को आओ यान शिष्या के रूप में बहुत प्रिय थी। जहां तक जियांग शियाओबाई की बात है, वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन हॉल के अंदर भोजन करने के योग्य नहीं था। आओ चेंग और कोंग युहुआई को भी ऐसे भोज खास पसंद नहीं थे, इसलिए वे तीनों बाहर एक कोने में बैठकर भरपेट खाने लगे। भाई जियांग, इस बार राजकुमारी आओ यान का दिव्य रूपांतरण के अंतिम चरण के शिखर तक पहुंचना बड़े हिस्से में आपकी वजह से है, कोंग युहुआई ने खाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह व्यक्ति अब फिर से अपने पहले वाले सौम्य और शालीन सज्जन रूप में लौट आया था, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। जियांग शियाओबाई ने उसे एक नज़र देखा। मेरा क्या श्रेय, मैंने उसे रक्तरेखा तो नहीं दी, ये सब उसकी अपनी क्षमता है, समझे? बिल्कुल, तुम बेवकूफ़, ऐसी बकवास मत करो। अगर तुम 5 कमल पर्वत के पवित्र पुत्र न होते तो मैं अब तक तुम्हें एक थप्पड़ जड़ चुका होता। आओ चेंग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्या तुम बस जियांग शियाओबाई के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे? एक पल में कोंग युहुआई इतना घबरा गया कि उसका चेहरा लाल हो गया और वह केवल अपना प्याला उठाकर माफ़ी ही मांग सका। भोजन के दौरान तीसरे बुजुर्ग भी शियाओ लिंग एर के साथ उनकी मेज़ पर आ गए। तुम तीनों तो बड़े जालिम हो, पूरी मेज़ बस तुम लोगों के लिए, फट जाने से डर नहीं लगता। तीसरे बुजुर्ग का वही चिड़चिड़ा स्वभाव था।
आते ही वह बेधड़क बैठ गए और अपने लिए शराब का प्याला भर लिया। जियांग शियाओबाई की आंखें चमक उठी जब उसने उन्हें आते देखा। तीसरे बुजुर्ग का ड्रैगन वैली में एक बहुत विशेष स्थान था, लेकिन निस्संदेह सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। शायद तीसरे बुजुर्ग को आओ चांगतियान के बारे में कुछ पता हो। ये सोचते ही जियांग शियाओबाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उनके साथ जाम उठाया। तुम क्या कहना चाहते हो? तीसरे बुजुर्ग ने भौं उठाए। जियांग शियाओबाई के बारे में उनकी समझ के अनुसार जब वह ऐसा भाव दिखाता था तो आमतौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती थी। और सचमुच जैसे ही जियांग शियाओबाई ने मुंह खोला, तीसरे बुजुर्ग का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। तीसरे बुजुर्ग, मैं आओ चांगतियान के बारे में पूछना चाहता हूँ। अध्याय 94, आओ कांगतियन और तीसरे बुजुर्ग। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, मेज के चारों ओर की पूरी जगह मानो एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली आभा से ढक गई। जियांग शियाओबाई के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गुल्प गुल्प उसने अनजाने में निगल लिया और उसके माथे व पीठ पर ठंडा पसीना छलक आया। खत्म हो गया, मैंने गलत बात कह दी। तीसरे बुजुर्ग का चेहरा गहरा हो गया, भौहें कसकर सिकुड़ गईं और वह जियांग शियाओबाई को घूरते हुए देखने लगे। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मैं जियांग शियाओबाई सच में तीसरे बुजुर्ग से निकल रही उस भयानक दबाव भरी आभा को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह केवल सच्चाई ही बता सका। बेशक उसने सिर्फ इतना बताया कि उसे आओ कांगतियन के बारे में कैसे पता चला, और यह भी जताया कि वह केवल जिज्ञासावश पूछ रहा था। आओ कांगतियन को लेकर उसका असली उद्देश्य स्थिति की पूरी तरह जांच पड़ताल किए बिना वह किसी भी हाल में उजागर नहीं कर सकता था, वरना यकीनन उसे पीट पीट कर मार दिया जाता। तीसरे बुजुर्ग ने आंखें सनकरी की और उनके विचार मानो बहुत पीछे अतीत में चले गए हों। उनके चेहरे पर भाव लगातार बदलते रहे, नाराजगी, दुख, हताशा। बस एक पल में तीसरे बुजुर्ग फिर से अपने सामान्य उदास भाव में लौट आए। तुम्हें उसके मामलों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है और मुझसे फिर इसके बारे में मत पूछना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें पूरी तरह अपाहिज बना दूंगा। तीसरे बुजुर्ग ने जियांग शियाओबाई को घूरते हुए कहा। जियांग शियाओबाई बस अटपटा सा गर्दन सिकोड़कर अपनी सीट पर लौट गया। अभी जो एहसास हुआ था वह सच में बहुत असहज था। जियांग शियाओबाई को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। देखा, यंग मास्टर ने कहा था न, इस ड्रैगन वैली में कोई भी तुम्हें उसके बारे में नहीं बताएगा। यह एक वर्जित विषय है, समझे? आओ चेंग के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह पहले से जानता हो। खासकर इस व्यक्ति का जिक्र तीसरे बुजुर्ग के सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने तुम में दिलचस्पी न ली होती तो ड्रैगन वैली का कोई और शिष्य होता तो उसे पेड़ पर बांध कर पीट पीट कर मार दिया जाता। ये सुनते ही जियांग शियाओबाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने उसका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? तुम कहते हो कि तुम बहुत होशियार हो, फिर अब इतने उलझ क्यों रहे हो? आओ चेंग ने झुंझलाकर कहा, मानो वह और कुछ कहना ही न चाहता हो। लेकिन यह आदमी जैसे कोई राज अपने भीतर रख ही नहीं पाता था। उसे बहुत बेचैनी हुई और कुछ ही सेकंड में वह खुद को रोक नहीं पाया। इधर उधर देखकर आओ चेंग रहस्यमय ढंग से जियांग शियाओबाई के पास झुका। उस समय मैं सिर्फ 10-11 साल का था और ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता हूं कि आओ कांगतियन और तीसरे बुजुर्ग सगे भाई हैं। भुन जियांग शियाओबाई का दिमाग चकरा गया। हे भगवान, ये तो जबरदस्त गॉसिप था। ये दोनों सच में सगे भाई थे। ये सुनकर जियांग शियाओबाई को आखिरकार समझ आया कि तीसरे बुजुर्ग ऐसे क्यों थे। अगर उसका अपना सगा भाई परिवार से गद्दारी कर देता तो वह भी ऐसे ही प्रतिक्रिया देता। दरअसल उस समय आओ कांगतियन और तीसरे बुजुर्ग आओ मिंगहाई ड्रैगन वैली के सबसे शीर्ष दर्जे के प्रतिभाशाली लोग थे। आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई की ओर भौं उठाकर देखा। बस उसी घटना की वजह से तीसरे बुजुर्ग पर भी शक किया गया और उनका दर्जा बुरी तरह गिर गया। उस समय तो ये भी अफवाह थी कि आओ कांगतियन को पकड़ते वक्त दोनों भाइयों के बीच जीवन मरण की लड़ाई हुई थी, जो वाकई धरती हिला देने वाली थी। आओ चेंग के लगातार जानकारी उजागर करने से जियांग शियाओबाई को आखिरकार पूरा मामला समझ में आ गया। उस समय तीसरे बुजुर्ग को जब पता चला कि आओ कांगतियन ने ड्रैगन वैली से गद्दारी की है तो वे आग बबूला हो गए। उसे पकड़ने के बाद दोनों तुरंत एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। लड़ाई के बाद हालांकि तीसरे बुजुर्ग ने आओ कांगतियन को हरा दिया, लेकिन वे खुद भी बुरी तरह घायल हो गए, ऐसी चोट जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। न सिर्फ उनकी शक्ति बहुत घट गई, बल्कि आओ कांगतियन के मामले में फंसने के कारण ड्रैगन वैली में उनका दर्जा भी गिर गया। सबके द्वारा सम्मानित तीसरे बुजुर्ग से वे एक बिखरे हारे बूढ़े आदमी बन गए। उसके बाद तीसरे बुजुर्ग ने ड्रैगन वैली के मामलों में दखल देना छोड़ दिया। हर दिन अपने आंगन में बैठे रहते, खाली घूरते और शराब पीते। उसी समय से उनका स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा हो गया। तो तुम कह रहे हो कि अभी मुझे थप्पड़ मारकर नहीं मारा गया, यही एक चमत्कार है? जियांग शियाओबाई ने सोचते हुए कहा। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने बोला होता तो मुझे जरूर पीटा जाता? आओ चेंग ने झुंझलाकर कहा। ठीक है, इस मामले के बारे में और मत पूछो।
ड्रैगन वैली के अंदर की स्थिति को तो यंग मास्टर भी संभाल नहीं सकता। तुम तो एक बाहरी हो, तुम्हारा जिंदा रह जाना ही चमत्कार है। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया। वह आओ चेंग का मतलब समझ गया था। ड्रैगन वैली के भीतर अभी भी बहुत से लोग आओ कांगतियन पर नजर रखे हुए थे। अगर जियांग शियाओबाई ने जांच जारी रखी तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते थे। शायद आओ यान भी उसकी रक्षा न कर पाए। मुझे अजीब लगता है, तुम्हें उस आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वह ड्रैगन वैली का पापी है, उसे जीवन भर पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर रहना पड़े तो भी कम नहीं होगा। आओ चेंग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, तुम सच में फूट डालने की सोच तो नहीं रहे, है ना? उस हालत में मेरी बहन सबसे पहले तुम्हें पीट पीट कर मार देगी। जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाई। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? हे, बिल्कुल हो। यंग मास्टर ने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा काला दिल वाला इंसान नहीं देखा, एक भी नहीं। आओ चेंग ने ठहाका लगाते हुए कहा। जियांग शियाओबाई ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप पीता रहा। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार लोमड़ी की पूंछ वाली घास से उसे गुदगुदा रहा हो। यह एहसास बेहद असहनीय था। जितना ज्यादा ये रहता उतना ही वह जांच जारी रखना चाहता। जियांग शियाओबाई ड्रैगन वैली के भीतर छिपे रहस्यों को लेकर बेहद उत्सुक था। ये दावत पूरे 2 घंटे चली, तब जाकर समाप्त हुई। जियांग शियाओबाई मूल रूप से आराम करने जा रहा था, लेकिन अमर वुहाई और आओयान उससे दिल की बात करना चाहते थे, इसलिए उसे मजबूरन आओ चेंग को ढूंढने जाना पड़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से उपवन के पास से गुजरते समय उसने पहले देखे गए 10वें बुजुर्ग को चुपके से उसमें जाते हुए देख लिया। ये देखकर जियांग शियाओबाई तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि यह आदमी प्राचीन जनजाति से जुड़ा हुआ है। जियांग शियाओबाई तुरंत एक मच्छर में बदल गया और सावधानी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों घने जंगल से होकर एक के बाद एक चलते गए। थोड़ी देर बाद रास्ता अचानक खुल गया और सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा के चारों ओर एक विशाल छिपा हुआ गठन फॉर्मेशन था, जिसे उसने तभी महसूस किया जब 10वें बुजुर्ग ने गठन चक्र को सक्रिय किया। और यह गठन चमक कर गायब हो गया, क्योंकि 10वें बुजुर्ग उसमें प्रवेश कर चुके थे। जियांग शियाओबाई वहीं स्तब्ध रह गया। ड्रैगन वैली के भीतर ऐसी एक गुप्त जगह भी थी। अगर यह कोई निषिद्ध क्षेत्र होता तो जियांग शियाओबाई ध्यान भी न देता, लेकिन 10वां बुजुर्ग पूरी तरह संदिग्ध लग रहा था। अगर कोई समस्या नहीं है तो वहीं असली समस्या है। जियांग शियाओबाई बाहर छिपा रहा। आधे घंटे बाद 10वां बुजुर्ग बाहर निकला। वह अब भी शंकित सा दिख रहा था, चलते हुए लगातार इधर उधर देख रहा था, मानो किसी के देख लेने से डर रहा हो। लेकिन जियांग शियाओबाई ने तीखेपन से नोटिस किया कि गुफा में जाने से पहले की तुलना में अब वह अलग था। थोड़ा उत्साहित। क्या चक्कर है, एक गुफा में गया और इतना उत्साहित होकर बाहर आया? क्या वह किसी खूबसूरती को छिपाकर रखता है? ये भी ठीक नहीं लगता। ड्रैगन वैली का 10वां बुजुर्ग होने के नाते उसे किसी खूबसूरती को छिपाने की जरूरत ही क्या? क्या उसकी कोई शेरनी जैसी पत्नी है? जियांग शियाओबाई बहुत उलझन में था। जैसे ही वह उसका पीछा करने वाला था, उसने देखा कि आओ झानतियन भी वहां आ पहुंचा। जैसे ही आओ झानतियन दिखाई दिया, 10वां बुजुर्ग उसके पास चला गया। कैसा रहा? पुराने पूर्वज का क्या मतलब है? आओ झानतियन ने 10वें बुजुर्ग को देखते हुए पूछा। पुराने पूर्वज ने कहा कि योजना फिर भी लागू की जाएगी, लेकिन आओ यान को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अध्याय 95 पूर्वज। आओ झानतियन का चेहरा उदास था। योजना जारी रखनी है। क्या उसे नहीं पता कि आओ यान पहले ही अमर सम्मानित वुहाई की शिष्या बन चुकी है? वह यू लिंग पैलेस के दूसरे बुजुर्ग हैं। अब ड्रैगन वैली के पीछे यू लिंग पैलेस का सहारा है। ऐसी स्थिति में ये योजना कैसे जारी रह सकती है? ये कहते हुए आओ झानतियन को सिरदर्द महसूस हुआ। उसने आंखें सिकोड़ लीं, हाथ कमर पर रखे और घने जंगल में आगे पीछे टहलने लगा। वह बेहद बेचैन दिखाई दे रहा था। पूर्वज का मतलब है, इस बात की चिंता मत करो, योजना निश्चित रूप से जारी रह सकती है। 10वें बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि बस आओ यान की शादी गुबेई से करा दो, बाकी सब वह खुद संभाल लेंगे। वह संभाल लेंगे, वह संभाल लेंगे। आओ झानतियन ने बेहद असंतोष के साथ कहा। उन्हें क्या पता? ड्रैगन वैली की स्थिति पहले ही बदल चुकी है। जियांग शियाओबाई और आओ चेंग से गुप्त रूप से निपटने के कारण वे लोग पहले से ही मुझसे असंतुष्ट हैं। अब मैं उन्हें दबा नहीं सकता। यह 10वें बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि पूर्वज का यही मतलब था? क्या उन्होंने गु कबीले से संपर्क किया? हाँ, उन्होंने उनसे संपर्क किया है। गु कबीला इस समय बाहर हुआचिन गोलियां इकट्ठा कर रहा है और लगभग आधे महीने में ड्रैगन वैली पहुंच जाएगा। 10वें बुजुर्ग ने जल्दी से सिर हिलाया। इसके बाद आओ झानतियन ने आंखें सिकोड़ लीं, लगातार टहलता रहा और अंत में हाथ हिलाकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जल्द ही दोनों घने जंगल में गायब हो गए। इसी दौरान पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा जियांग शियाओबाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया।
आओ झानतियन का पूर्वज, क्या वह आओ युवानवु जैसे किसी किरदार का नहीं होगा? जियांग शियाओबाई को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। इस बार उसने एक बहुत बड़ा रहस्य सुन लिया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आओ झानतियन और उसके लोगों की साजिश या उद्देश्य क्या था, लेकिन यह निस्संदेह स्पष्ट था कि उन्होंने गू कबीले के साथ हाथ मिला लिया था। इसी वजह से वे आओ यान की शादी गू बेई से कराने के लिए इतने उतावले थे। एक पल के लिए जियांग शियाओबाई पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। अभी अभी उसे लगा था कि शायद इस बार वह सच में बच जाएगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी संभावना बहुत कम है। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके अलावा उनकी बातचीत सुनकर पर्दे के पीछे सारी योजना बनाने वाले उस पूर्वज का अंतिम लक्ष्य बहुत संभवतः ड्रैगन वैली के भीतर सर्वोच्च पद हथियाना था। जियांग शियाओबाई और झानतियन और उसके लोगों को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह गू कबीले के साथ उनकी मिलीभगत साबित कर सके। इसके अलावा ड्रैगन वैली में उसकी हैसियत बहुत नीची थी। भले ही वह ये बात कह भी दे, शायद कोई उस पर विश्वास न करे। बल्कि बहुत संभव था कि वह खुद ही बेनकाब हो जाए और आओ झानतियन तथा उसके लोग किसी भी कीमत पर उसे मार डालें। पहले जहर दिया गया, फिर ड्रैगन वैली के बाहर लोगों को लगाकर उसे रोकने की कोशिश की गई। जियांग शियाओबाई को पूरा यकीन था कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो सामने वाले की चालें यहीं नहीं रुकेंगी। वे तो शायद उसकी जान लेने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दें। ये जोखिम उठाने लायक नहीं है। मुझे अभी चुपचाप रहना होगा। अगर मैं अभी सामने आया तो खतरा बहुत ज्यादा है। मन में सब कुछ तौलने के बाद जियांग शियाओबाई मच्छर में बदल गया और फिर से उस घने जंगल से निकल गया। लगता है मुझे कोई ऐसा मौका ढूंढना होगा जिससे मैं ये जानकारी धीरे धीरे उजागर कर सकूं या ड्रैगन वैली के लोगों को यहाँ ले आऊं। तभी मैं उनकी योजना तोड़ सकता हूं। सड़क पर चलते हुए जियांग शियाओबाई की भौहें कसी हुई थीं, उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे पहले ही महसूस हो रहा था कि ड्रैगन वैली के भीतर की स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। आओ झानतियन की साजिश में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ छिपा था। ये ड्रैगन वैली के खिलाफ भी थी और उसके खुद के खिलाफ भी। आखिरकार इस साजिश में जियांग शियाओबाई सिर्फ एक चींटी था। उसकी ताकत बहुत कम थी, उसका दर्जा बहुत नीचा, वह बस काटने के लिए रखी गई मछली था। अनेक उलझी हुई बातों के बारे में सोचते सोचते वह जल्द ही आओ चेंग के निवास स्थान पर पहुंच गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके छोटे आंगन की दासी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दामाद, राजकुमारी चाहती हैं कि आप जल्दी वापस आएं, दासी ने जल्दी से कहा। जियांग शियाओबाई चौंक गया। क्या आओ यान अमर सम्मानित वहाई के साथ निजी बातचीत नहीं कर रही थी? हालांकि थोड़ा हैरान था, लेकिन घर लौट पाना अच्छी बात थी। इसलिए जियांग शियाओबाई दासी के साथ जल्दी जल्दी वापस लौट आया। जब वे छोटे आंगन में पहुंचे तो अमर सम्मानित वहाई पहले ही जा चुके थे और आओ यान बाहर चाय नहीं पी रही थी। इससे जियांग शियाओबाई को कुछ राहत मिली। कम से कम ये साबित होता था कि आओ यान का मूड ठीक था। लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि वह गलत था। वह अब भी औरतों को नहीं समझता था, क्योंकि जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि यह पागल औरत जगह बदल चुकी थी और अब अपनी ही बुधवार में चाय पी रही थी। धिक्कार है, जियांग शियाओबाई ने दिल ही दिल में गाली दी, हालांकि उसके चेहरे पर शांति बनी रही। मैंने सुना है कि तुमने मुझे चुपके से जहर दिया। आओ यान ने आधी मुस्कान के साथ जियांग शियाओबाई की ओर देखा। तुम काफी साहसी हो। वह 9 मृत्यु येन यांग बोली थी। मुझ पर इतना घातक जहर इस्तेमाल करना, तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो? नहीं जियांग, शियाओबाई ने जल्दी से अटपटी हंसी हंसते हुए समझाया, कोई और तरीका नहीं था। अगर मैं ऐसा न कहता तो और झानतियन मुझे बाहर कैसे जाने देता? क्या मैं बेवजह जेल में मर नहीं जाता? वैसे भी तुम मेरा बदला नहीं लेती, और मान लो ले भी लेती तो क्या फ़ायदा? तब तक तो मैं मर ही चुका होता। उसका लहजा बेहद साधारण था, लेकिन किसी कारण से आओ यान का दिल कांप उठा। दिल दर्द नाम की भावना उसके भीतर धीरे धीरे उभरने लगी। आओ यान ने जियांग शियाओबाई को देखा। भले ही उसका स्वर शांत था, लेकिन आओ यान को उसमें अपार पीड़ा सुनाई दी। वह पहले गुस्सा करना और उसे डांटना चाहती थी, लेकिन अब उसके दिल की सारी नकारात्मक भावनाएं कब की गायब हो चुकी थीं। क्या तुम वहां ठीक थे? आओ यान ने कुछ सोचा और फिर पूछा। ये सुनकर जियांग शियाओबाई खुद को रोक नहीं पाया। उसने अचानक सिर उठाया और आओ यान को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इतना ही नहीं, वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ की पीठ आओ यान के माथे पर रख दी। हिस, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हें बुखार भी नहीं है क्या? खेती साधना में तूपों के बाद इंसान बदल जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या तुम अब भी आओ यान ही हो? इस समय आओ यान का चेहरा पानी की तरह गहरा हो गया था और उसके भाव पहले ही थोड़े विकृत होने लगे थे। उस भयानक हत्या भावना को महसूस करते ही जियांग शियाओबाई ने तुरंत हाथ उठा लिया और जल्दी से अजीब सी हंसी हंस दी। ये तो एक दुर्घटना थी, सब दुर्घटना। आखिरकार तुम्हारी अचानक मेरी चिंता करना सच में थोड़ा भारी पड़ गया।
आओयान ने जियांग शियाओबाई को झुंझलाहट भरी नज़र से देखा, उसके दिल की भावना कब की उसकी हरकतों से उड़ चुकी थी। तुम वाकई बिना सिद्धांत के हो। क्या तुम सोचते हो कि अब जब मैंने तू पो कर लिया है तुम जिंदा रह सकते हो, इसलिए इतने ढीठ हो गए हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। जियांग शियाओबाई ने जल्दी से सफाई दी, खुद को बेहद उदास महसूस करते हुए। औरतें सच में अजीब प्राणी होती हैं। इतनी बड़ी बात खेती साधना में तू पो, क्या उसे बहुत खुश नहीं होना चाहिए था? तो फिर आओयान ऐसा क्यों लग रही थी जैसे उसने बारूद खा लिया हो और उससे काफ़ी नाराज़ हो। अजीब, सच में अजीब। हूंफ, क्या तुम्हें पता है कि आज गुरु ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह बेकार हो, बस एक साधारण नश्वर, और मुझसे कहा कि तुम्हें निकाल बाहर कर दूं। आओयान ने ठंडे स्वर में कहा, यही मेरा भी इरादा था। लेकिन निश्चिंत रहो, गू कबीले की यह बाधा पार होने के बाद तुम ड्रैगन वैली छोड़ सकते हो। मैंने तुम्हारी जान की रक्षा करने का वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगी। अध्याय 96। वह तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही बनेगा। आखिरकार इस ड्रैगन वैली वाले मामले में तुम्हें घसीटने की गलती मेरी ही है। तो आओयान ऐसे बोल रही थी जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रही हो, लेकिन उसने पाया कि जियांग शियाओबाई को इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में बोली, जियांग शियाओबाई, तुम कर क्या रहे हो? जियांग शियाओबाई अचानक होश में आया। सच कहें तो वह अभी आओयान की बात सुन ही नहीं रहा था, उसके दिमाग में कोई और ही उलझन चल रही थी। आखिर आओयान अचानक उसकी परवाह क्यों करने लगी? क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि प्राचीन कबीले के जाने के बाद अगर तुम तब तक जिंदा रहे तो मैं तुम्हें ड्रैगन वैली से बाहर भेज दूंगी। आओयान ने ठंडेपन से कहा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझे? ओह, जियांग शियाओबाई ने बेपरवाही से सिर हिला दिया। लगता है आओयान अब भी सामान्य ही है, उसका दिमाग खराब नहीं हुआ। लेकिन उसका ये रवैया आओयान को बेहद नागवार गुजरा। मैं तुम्हारी इतनी चिंता दिखा रही हूँ और तुम्हारा यही रवैया है। आओयान तुरंत ऐसे फूली जैसे हवा भरा गुब्बारा। वह अब जियांग शियाओबाई से और कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। दिल में जो थोड़ी सी अपराधबोध की भावना अभी अभी पैदा हुई थी वह पल भर में गायब हो गई। इतना ही नहीं, उसका मूड और ज्यादा चिड़चिड़ा और बेचैन हो गया। वह सच में जियांग शियाओबाई से कोई और प्रतिक्रिया सुनना चाहती थी, जैसे उसका बेशर्मी से उससे विनती करना कि उसे ड्रैगन वैली में रहने दे, या फिर जियांग शियाओबाई का थोड़ा चौंकना या कम से कम कुछ अनिच्छा दिखाना। लेकिन उसे जियांग शियाओबाई के चेहरे पर ऐसी कोई भावना या भाव नहीं दिखा जिससे वह और भी ज्यादा झुंझला गई। असल में जियांग शियाओबाई को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। एक बार ये तय हो जाने के बाद कि आओयान सामान्य है, उसका दिमाग पूरी तरह उस योजना में उलझ गया जिसे उसने घने जंगल में सुना था। इसलिए उसने आओयान की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसे नहीं लगता था कि वह आओयान की मदद से इतनी आसानी से इस मुसीबत से निकल पाएगा। मान लो आओयान उसे बचा भी ले और वह इस संकट से बच भी जाए, तो भी आओ झांतियान और बाकी लोग बाद में उसे मारने के तरीके जरूर ढूंढेंगे। क्या तब भी आओयान उसकी मदद करेगी? अभी तो बात सिर्फ इतनी थी कि वह आओयान को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था, और आओयान खुद भी थोड़ी सी दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए जियांग शियाओबाई को उसका ऐसा कहना सामान्य लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतों ने किसी राजकुमारी को पूरी रात उदास रहने पर मजबूर कर दिया है। सुबह सुबह जियांग शियाओबाई ने धुंधले से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वह आओयान थी। जल्दी उठो, अमर सम्माननीय वुहाई जल्द ही आने वाले हैं। अगर गुरु ने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो वह ज़रूर मुझे डांटेंगे, आओयान ने ठंडे स्वर में कहा। जियांग शियाओबाई तुरंत उठ खड़ा हुआ और सब कुछ ठीक ठाक किया। हे, तुम अपने काम में लगो, मैं आओ चेंग से मिलने जा रहा हूँ। जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला और जल्दी से आंगन से बाहर निकल गया। उसके पीछे आओयान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जियांग शियाओबाई को जाते हुए देखकर उसने हल्के से पैर पटका। वह बदमाश सच में मुझे गुस्से से पागल कर रहा है, आओयान ने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा और पत्थर की बेंच पर उदास होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अमर सम्माननीय वुहाई अंदर आए। आओयान की हालत देखकर वह हल्के से हंस पड़े। क्या हुआ मेरी प्रिय शिष्या, इतनी सुबह सुबह उदास क्यों हो? क्या वह प्राचीन कबीले की वजह से है? आओयान ने उन्हें आते देखा तो जल्दी से उठकर चाय डालने लगी। नहीं, बस थोड़ा चिड़चिड़ापन है, आओयान ने ठंडे स्वर में कहा। अमर सम्माननीय वुहाई हंसे। चिड़चिड़ाने की क्या बात है? प्राचीन कबीला तुम्हारी ड्रैगन वैली पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकता। रही बात विवाह संधि की, तो मैं लौटकर पहले इस मास्टर से मध्यस्थता करूंगा। धन्यवाद गुरु। वैसे क्या वह नश्वर जाना चाहता है? अमर सम्माननीय वुहाई ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन वैली एक नई दुनिया है, नश्वर दुनिया से अलग। अगर वह जिद करे कि नहीं जाना है तो भी ठीक है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है गुरु, मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगी, आओयान ने तुरंत बीच में कहा।
आखिरकार उसकी ताकत यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रखती। वह तो बस एक नश्वर है। अगर मेरी वजह न होती तो वह शायद अभी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा होता। उसके लिए वापस जाकर एक साधारण नश्वर जीवन जीना ही बेहतर है। हाँ हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन वह मूल रूप से एक नश्वर ही था। अमर सम्माननीय वुहाई ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इतनी विशाल दुनिया देखने के बाद वह कैसे वापस अपने पुराने जीवन में लौट सकता है? तुम जो भी सोचो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि साधना के मार्ग पर बहुत ज्यादा ठोकरें नहीं होनी चाहिए। उसके जैसे लोग सिर्फ तुम्हें फंसाएंगे और तुम्हें पीछे खींचेंगे। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता उत्कृष्ट है। ऐसे मामलों या ऐसे व्यक्ति की वजह से उन्हें व्यर्थ मत करो। आओ यान ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली। इस समय उसका दिल भी काफी उलझा हुआ था। हल्का सा सिर उठाकर आओ यान ने जमीन पर उस जगह की ओर देखा जहां जियांग शियाओबाई सोया था, और उसके विचार कहीं दूर भटक गए। आओ चेंग की हवेली के अंदर तीनों लोग शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे। सुबह सुबह शराब पीना जियांग शियाओबाई को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह रोक नहीं पाया क्योंकि उसका मन अभी कुछ भारी सा था। क्या हुआ, आज सुबह तुम कुछ उदास लग रहे हो? क्या मेरी नाकाबिल बहन ने तुम्हें तंग किया? आओ चेंग ने शराब पी रखी थी और खुद को आसमान से बस एक कदम नीचे समझ रहा था। उसने अनजाने में आओ यान को नाकाबिल कह दिया। ये सुनते ही कोंग युहुआई के मुंह से तेज शराब फव्वारे की तरह बाहर निकल गई। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है। चुप रहो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कोंग युहुआई चिल्लाया। दफा हो जाओ, तुम्हें क्या पता। मेरी बहन दिखने में मजबूत और महान लगती है, लेकिन मेरी नज़र में वह बस नाकाबिल है। इतने सालों में साधना के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तुम्हें पता है, वह लगभग 30 साल से ड्रैगन वैली से बाहर ही नहीं निकली। आओ चेंग ने चिढ़ते हुए कहा। अगर वह ऐसे ही चलती रही तो एक दिन घुटकर मर जाएगी। अरे छोड़ो भी, तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों है? तुम उसकी जगह थोड़े ही हो। जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाईं, फिर प्याला उठाकर टकराया। एक ही घूंट में तेज शराब पीकर उसने संतोष भरी आवाज निकाली, मुंह पोंछा और आओ चेंग की ओर देखा। आओ चेंग, क्या तुम कभी पीछे के पहाड़ की पूर्व दिशा वाले उस छोटे से उपवन में गए हो? हाँ, बचपन में मैं वहाँ काफी खेला करता था। क्यों पूछ रहे हो? आओ चेंग ने हैरानी से पूछा। तुम वहाँ अक्सर जाते थे? क्या तुम्हें कभी लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है? जियांग शियाओबाई ने धीरे से कहा। आओ चेंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर आखिरकार सिर हिला दिया। नहीं, वह तो बस एक टूटा फूटा सा उपवन है, किसी काम का नहीं। यंग मास्टर वहाँ जैसी जगह पर क्यों भटकेगा? जियांग शियाओबाई ने आंखें संकरी की और कुछ नहीं बोला। आओ चेंग की बातों से वह समझ गया कि पीछे के पहाड़ का वह उपवन लगभग किसी की नज़र में ही नहीं आता। और वह गुफा तो घने जंगल के भीतर काफी दूर थी। कहा जा सकता है कि सामान्य हालात में लगभग कोई भी वहां न जाता या उसे नोटिस तक नहीं करता। इसलिए वह लगभग पूरी तरह निश्चित हो गया कि वहां मौजूद तथाकथित पूर्वज कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। और यह षड्यंत्र तब पूरी तरह फूटेगा जब प्राचीन कबीला आएगा। सबसे अहम बात यह थी कि जैसे ही यह षड्यंत्र सामने आएगा, वह मारा जाएगा। उसे इससे निपटने का कोई तरीका जरूर ढूंढना था। दिमाग में योजनाएं गिनते हुए उसे एहसास हुआ कि प्राचीन कबीले ने सच में उसे ज्यादा समय नहीं दिया था। तुरंत जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि संत लियो आएंगी? वह कब पहुंचेंगी? अध्याय 97, ड्रैगन वैली सूत्रालय। वे कल दोपहर के आसपास पहुंचेंगे। आओ चेंग ने अपना शराब का प्याला उठाया, पीने ही वाला था कि अचानक जम गया और तेजी से जियांग शियाओबाई की ओर देखने लगा। तू फिर से कोई टेढ़ा मेढ़ा विचार तो नहीं कर रहा? जियांग शियाओबाई, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा हद मत पार कर। आओ कांगतियान के मामले में मैंने अभी तक तुझसे हिसाब भी नहीं चुकाया है। आओ चेंग ने मेज पर जोर से हाथ पटका और खड़ा हो गया। उसका हाव भाव ऐसा था मानो अगर जियांग शियाओबाई के सच में कोई गलत इरादे हुए तो वह उसे वहीं मार डालेगा। मैं तो बस की रिफाइनमेंट स्टेज का एक छोटा सा साधक हूं, भला मेरे क्या बुरे इरादे हो सकते हैं? जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला, लेकिन दिल में वह पहले ही तय कर चुका था कि इस बार वह उसे जरूर इस्तेमाल करेगा। लियू शी जैसी एक सेंटेंस को यूं ही छोड़ देना संसाधनों की पूरी बर्बादी होती। इसके बाद जियांग शियाओबाई ने बड़ी चालाकी से पूछताछ शुरू की, ये जानना चाहा कि इस बार जेड इमोर्टल सेक्ट ड्रैगन वैली क्यों आ रही है। लेकिन आओ चेंग को खुद भी नहीं पता था, लियू शी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आखिरकार जियांग शियाओबाई को हार माननी पड़ी और तय किया कि कल दोपहर जेड इमोर्टल सेक्ट के लोगों के आने तक इंतजार करेगा। पूरा दिन जियांग शियाओबाई या तो अपनी आगे की योजनाओं की गणना करता रहा या फिर कोंग युहुआई के साथ अलकमी पर बातें करता रहा ताकि उससे संबंध अच्छे बन सकें। काफी रात हो जाने पर वह आखिरकार आओ चेंग के निवास से निकला और अपने आंगन में लौट आया। आज आओ यान चाय नहीं पी रही थी, बल्कि वह असामान्य रूप से मेज पर बैठी पढ़ रही थी। हाँ, पढ़ रही थी। जियांग शियाओबाई को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
आओयान ने जब से अपनी एकांत साधना पूरी करके तुपो ब्रेक थ्रू किया था, वह बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जियांग शाओबाई ने पाया कि आओयान नश्वर संसार की छोटी छोटी प्रेम कहानियां पढ़ रही थी। वह तुरंत स्तब्ध रह गया। हाल ही में क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम नाराज हो? अगर हाँ, तो सीधे बता दो, मैं बदल जाऊंगा, ठीक है? जियांग शाओबाई ने सावधानी से आओयान की ओर देखा। आओयान ने बस सिर उठाकर उसकी ओर देखा। इससे जियांग शाओबाई और भी बेचैन हो गया। ये सब बहुत ही असामान्य था। सौभाग्य से कुछ देर पढ़ने के बाद आओयान ने किताब रख दी, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई और साधना की तैयारी करने लगी। इसी समय जियांग शाओबाई ने मौका पाकर कहा, ओह हाँ, मैं तुमसे किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आओ कांगतियान। आओ चेंग ने आंखें बंद किए हुए कहा, अगर बात उसकी है तो बेहतर है कि मत पूछो। अगर तुम उस मामले में पढ़ने की हिम्मत करोगे तो मर जाओगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसके अलावा उसके बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। ड्रैगन वैली में वह एक वर्जित नाम है और उसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, समझे? जियांग शाओबाई तुरंत चुप हो गया और बस आंखें बंद कर सो गया। लेकिन उसके दिल में आओ कांगतियान को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे सच में पता लगाना ही था कि आखिर तब हुआ क्या था। अगली सुबह बहुत जल्दी जियांग शाओबाई अपने आंगन से निकल पड़ा और आओयान द्वारा पहले दिए गए टोकन के सहारे ड्रैगन वैली के सूत्रालय स्क्रिप्चर पवेलियन में प्रवेश किया। अंदर न केवल अनगिनत साधना विधियां और गुप्त ग्रंथ थे, बल्कि ड्रैगन वैली में वर्षों से घटित कई महत्वपूर्ण घटनाओं के रिकॉर्ड भी मौजूद थे। जियांग शाओबाई को पहले कोई उम्मीद नहीं थी। आखिर यह ड्रैगन वैली से विश्वासघात जैसे गंभीर मामले से जुड़ा था। ऐसा कुछ यहाँ दर्ज होना लगभग असंभव था और यहाँ रखा जाना तो और भी नहीं। लेकिन उसकी हैरानी के लिए उसे सच में आओ कांगतियान से जुड़े रिकॉर्ड मिल गए। आओ कांगतियान ड्रैगन वैली में पिछले कई 10,000 वर्षों का सबसे चमकदार मार्शल आर्ट्स प्रतिभावान था। आओ यान के बाद दूसरे स्थान पर। उसके रक्तवंश की शुद्धता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और क्षमता विस्फोटक रूप से शक्तिशाली थी। उसने 6 साल की उम्र में साधना शुरू की, 16 साल की उम्र में गोल्डन कोर स्तर तक पहुंच गया और उसी उम्र व शक्ति पर उसने वास्तव में एक नासेंट सोल स्टेज साधक को हरा दिया। और 20 साल की साधना के बाद वह पहले ही नासेंट सोल स्टेज की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसी साधना गति वास्तव में भयावह थी। और भी डरावनी बात यह थी कि उसकी युद्ध शक्ति नासेंट सोल स्टेज पर रहते हुए वह सीधे आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज के विशेषज्ञ से भिड़ सकता था। वह तो यहाँ तक कि कुछ कमजोर नासेंट सोल स्टेज साधकों के सामने भी टिक सकता था। उसके बाद एक ही लड़ाई में वह प्रसिद्ध हो गया और उसने सभी अन्य प्रतिभाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया। और लगभग 100 साल की और साधना के बाद उसका स्तर बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज की पराकाष्ठा तक पहुंच गया था, ट्राइब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज से बस थोड़ा ही दूर। वह साल ड्रैगन वैली के इतिहास का सबसे गौरवशाली युग था। उन्होंने त्यानश्वान महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र की अनगिनत शक्तियों को कुचल दिया था। केवल कुछ सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट शक्तियां ही उन्हें दबा सकती थीं। सामान्य परिस्थितियों में अगर ड्रैगन वैली इसी तरह स्थिर रूप से विकसित होती रहती तो उसके लिए एक अर्ध ट्रांसेंडेंट शक्ति से पूरी तरह नई ट्रांसेंडेंट शक्ति बन जाना पूरी तरह संभव था। लेकिन समस्या ये थी कि आओ कांगतियान जितना प्रतिभाशाली था, उसका स्वभाव और व्यक्तित्व उतना ही अहंकारी और दबंग था। उसने अनगिनत शक्तियों को नाराज कर दिया था। उसकी ताकत और ड्रैगन वैली की शक्ति के कारण ये दुश्मन खुलकर कुछ करने की हिम्मत तो नहीं करते थे, लेकिन उनके दिलों में गहरी नफरत भरी हुई थी। आखिरकार इस प्राचीन अभिलेख के अनुसार आओ कांगतियान को एक साजिश में फंसाकर अनेक विशेषज्ञों ने घेर लिया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, जबकि ड्रैगन वैली भी इसी कारण से तेजी से पतन की ओर चली गई। रिकॉर्ड यहीं समाप्त हो गया और आओ कांगतियान का वर्णन भी बहुत संक्षिप्त था, बस कुछ प्रसिद्ध युद्धों का मोटा मोटा उल्लेख, फिर अंत। किताब बंद करते हुए जियांग शाओबाई ने आंखें सिकोड़ लीं। स्पष्ट था कि ड्रैगन वैली नहीं चाहती थी कि लोग उस समय की सच्चाई जानें, और संभवतः अब बहुत कम लोग ही आओ कांगतियान के बारे में जानते थे। ड्रैगन वैली चाहती थी कि लोग उसे भूल जाएं। लेकिन यह असली बात नहीं थी। असली बात यह थी कि अब जियांग शाओबाई आओ कांगतियान के स्वभाव को समझ चुका था। इसमें गड़बड़ है। भले ही आओ कांगतियान घमंडी था और हर जगह झगड़े मोल लेता था, लेकिन वह हमेशा ड्रैगन वैली की हैसियत और संसाधनों के लिए ही लड़ता था, पूरी निष्ठा से ड्रैगन वैली के लिए समर्पित था। और देखने में तो अगला पैट्रियार्क बनने वाला भी वही था। ऐसी परिस्थितियों में वह ड्रैगन वैली से विश्वासघात कैसे कर सकता है? मान भी ले कि उसने विश्वासघात किया तो उसके स्वभाव के अनुसार वह प्राचीन कुलों से सांठ-गांठ नहीं करता। कम से कम उसे किसी ट्रांसेंडेंट स्तर की शक्ति से तो मिलना चाहिए था। जियांग शाओबाई बुदबुदाता रहा, अपने मन में लगातार विश्लेषण करता रहा और अंत में यही निष्कर्ष निकला कि आओ कांगतियान का प्राचीन कुलों से मिलकर ड्रैगन वैली से विश्वासघात करना असंभव था। इसका कोई तर्क नहीं बनता था, क्योंकि प्राचीन कुल जो कुछ उसे दे सकते थे वही सब ड्रैगन वैली भी दे सकती थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसके पास अपराध करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। कौन कहता है कि यह असंभव है?
जैसे ही जियांग शाओबाई गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक उसके पास से एक बूढ़ी आवाज आई। वह चौंक गया और मुड़कर देखा तो उसने एक सफ़ेद बालों वाला झुकी हुई काया का बूढ़ा आदमी देखा जो उसे व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। बुजुर्ग, आपने सब सुन लिया? जियांग शाओबाई ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। हे, सूत्रालय इतना बड़ा भी नहीं है और इस बूढ़े के कान भी बहरे नहीं हैं। बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसी और उसकी आंखों में गहरी परख थी। क्या तुम सच में अवकांगतयान के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, मुझे सच में जिज्ञासा है कि ऐसा व्यक्ति प्राचीन कुलों से मिलकर ड्रैगन वैली से विश्वासघात कैसे कर सकता है। जियांग शाओबाई ने जल्दी से कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम जो जानते हो वह सिर्फ एक हिस्सा है, या यूं कहो जो तुम जानते हो वह सिर्फ वही है जो ड्रैगन वैली तुम्हें बताना चाहती है। अगर सच समझना चाहते हो तो इस बूढ़े के साथ आओ। यहाँ बात करने की जगह नहीं है। ये कहकर बूढ़ा मुड़ा और अपनी झुकी हुई काया के साथ चल दिया। जियांग शाओबाई बेहद खुश हो गया और जल्दी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही वह बूढ़े के साथ सूत्रालय के पीछे के एक छोटे दरवाजे से बाहर निकला और पाया कि बाहर एक छोटा सा आंगन था। बैठ जाओ, ये बूढ़ा भी तुम्हारे बारे में काफी जिज्ञासु है नौजवान। अध्याय 98, रहस्यमय बुजुर्ग। हालांकि यह आंगन छोटा था, लेकिन उसमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज मौजूद थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि यह सीधे धर्मग्रंथ मंडप स्क्रिप्चर पवेलियन के पीछे स्थित था। जियांग शाओबाई ने तुरंत समझ लिया कि यह बूढ़ा व्यक्ति संभवतः धर्मग्रंथ मंडप का संरक्षक था। स्पष्ट था कि यह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा था, और उसके हाव भाव को देखकर लगता था कि वह बहुत सी बातें जानता है। जियांग शाओबाई को केवल एक ही बात अजीब लग रही थी, ये बूढ़ा व्यक्ति उसे अवकांगतयान के बारे में क्यों बताना चाहता था। ये जानना चाहिए कि पूरे ड्रैगन वैली में अवकांगतयान का नाम एक वर्जना था जिसे कोई भी मुंह पर लाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने संदेहों के बावजूद जियांग शाओबाई इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। बुजुर्ग, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? जियांग शाओबाई बैठते हुए बोला। तुम तो एक साधारण नश्वर हो, फिर भी केवल कुछ ही दिनों में कीची को अपने शरीर में खींच सकते हो। ये प्रतिभा साधारण लोगों की कल्पना से परे है, यहाँ तक कि किसी पुनर्जन्म लिए अमर के लिए भी यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता। बूढ़े ने मुस्कराते हुए जियांग शाओबाई के लिए एक कप चाय उड़ेली। मुझे बताओ, तुम ड्रैगन वैली क्यों आए हो? जियांग शाओबाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हे भगवान, उसने उसे यहाँ सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था। उसका क्या उद्देश्य हो सकता था? क्या जियांग शाओबाई ये बता सकता था कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है? क्या मजाक है? बुजुर्ग, कृपया मजाक मत कीजिए। मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जियांग शाओबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में सच कहें तो उसे सच में नहीं पता था कि वह इस दुनिया में कैसे आ गया। और जब बूढ़े ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। अगर कोई अनजान व्यक्ति ये दृश्य देखता तो उसे लग सकता था कि इस बूढ़े को जियांग शाओबाई से कुछ ज्यादा ही लगाव है। क्या सच में कोई और इरादा नहीं है? वास्तव में नहीं बुजुर्ग। क्या आप अवकांगतयान के बारे में नहीं बताने वाले थे? फिर यह सब क्यों? जियांग शाओबाई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बूढ़े ने अचानक आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे उसकी मेरिडियंस में घुस गई। सौभाग्य से जियांग शाओबाई के पास हमेशा सिस्टम की सुरक्षा थी। सिस्टम के हस्तक्षेप के साथ बूढ़े की जांच स्वाभाविक रूप से उसे भेद नहीं सकी। कुछ ही क्षणों में बूढ़े के चेहरे का भाव सूक्ष्म रूप से बदलने लगा। हिस असंभव, क्या तुम सच में एक नश्वर हो? बूढ़ा भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। उसका भाव लगातार बदल रहा था, जबकि जियांग शाओबाई के शरीर में जांच करती आध्यात्मिक ऊर्जा इधर उधर घूम रही थी। हर जगह खोजने के बाद भी बूढ़े को जियांग शाओबाई में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बुजुर्ग, मैंने पहले ही कहा था, जब राजकुमारी आओयान ने मुझे पकड़ा था तब मैं भी बहुत उलझन में था, जियांग शाओबाई लगातार कड़वी मुस्कान के साथ बोला। अगर ऐसा है तो तुम्हारी साधना प्रतिभा वास्तव में अत्यंत भयानक है, ऐसी जिसका न कोई पूर्व उदाहरण है और न ही भविष्य में कोई उत्तराधिकारी होगा। बूढ़े की आंखों में एक चमक दिखाई दी। अब उसने जियांग शाओबाई की पूरी जांच कर ली थी और कोई भी सुराग नहीं पाया था। अपने तरीकों पर भरोसा रखते हुए बूढ़े को यकीन था कि जियांग शाओबाई उससे कुछ छिपा नहीं सकता, और उसने अपने सारे संदेह छोड़ दिए। तुम अवकांगतयान के बारे में जानना चाहते थे, है न? मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसे जानने के लिए कुछ शर्तें हैं। बूढ़े का चकित और उलझा हुआ भाव गायब हो गया। उसकी जगह एक और भी रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसकी ऐसी मुस्कान देखकर जियांग शाओबाई की खोपड़ी झंझना उठी। उसे अचानक महसूस हुआ कि पहले उसके साथ आंगन में आना एक बड़ी गलती थी। खास खास बुजुर्ग, मुझे अचानक याद आया कि आओचेंग मुझे शराब पीने के लिए बुला रहा है। क्यों न हम ये बात किसी और दिन करें? जियांग शाओबाई ने सूखी खांसी ली और जल्दी से खड़ा होकर जाने की कोशिश की।
लेकिन उसी पल एक विशाल दबाव उस पर आ गिरा और जियांग शियाओबाई अनियंत्रित रूप से फिर से बैठ गया। साथ ही उसने पाया कि वह हिल भी नहीं सकता था और यह भी समझ गया कि अगर वह पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह मुक्त नहीं हो पाएगा, उल्टा अपनी असलियत उजागर कर देगा। बेबस होकर वह बस आंखें फैलाए बूढ़े को देखता रह गया। वह छोटा सा आओ चेंग मुझे देखते ही पूर्वज कहकर बुलाता है। क्या तुम जैसे छोटे से बच्चे में जरा भी शिष्टाचार नहीं है? बूढ़े ने मुस्कराते हुए कहा। ओह पूर्वज, मैंने क्या गलत किया? मैं सुधार लूंगा। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है। बूढ़ा हंसा। मेरी शर्त भी बहुत सरल है। अब से तुम्हें आओ मिंगहाई के साथ साधना करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें ऐसा भविष्य दूंगा जो आओ यान से कम नहीं होगा। क्या कहो, क्या ये लाभ तुम्हें लुभावना नहीं लगता? सामने खड़ा बूढ़ा मानो उसकी भलाई के लिए ही यह सब कर रहा हो, लेकिन जियांग शियाओबाई उसे जितना भी देखता उतना ही उसे लगता कि यह एक काला दिल वाला बूढ़ा है। ऐसा बूढ़ा जो बिना हड्डी छोड़े इंसानों को निगल जाता है और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता है। क्या मैं मना कर सकता हूँ? जियांग शियाओबाई ने डरते डरते पूछा। बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसी और सिर हिलाया। नहीं, तो फिर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? ये तो बस मेरे साथ खेलना हुआ। जियांग शियाओबाई तुरंत मुरझा गया। उसे पता था कि अब वह फंस चुका है और बस उदास होकर कुर्सी पर बैठ सकता है। बूढ़ा हंसा और अचानक खड़ा हो गया। लड़के, इतना बड़ा सौदा मिल जाने के बाद भी लालची मत बनो। ड्रैगन वैली में अनगिनत लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी ओर देखता तक नहीं। तुमसे पहले जिस व्यक्ति को मैं शिष्य बनाना चाहता था वह ओयान थी, लेकिन वह बस एक क्षणिक विचार था। लेकिन तुम्हारे मामले में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बर्बाद करूं। जियांग शियाओबाई ने बेबसी से सिर हिलाया। तो क्या अब हम आओ कांगतियान के बारे में बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से, ये कहते हुए बूढ़े के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। यह मामला ड्रैगन वैली के दूसरों की नज़रों में एक वर्जना है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। असल में वह छोटा सा आओ युवानवु अपनी औकात नहीं जानता था, इसी वजह से ये सब हुआ। जियांग शियाओबाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आओ युवानवु कौन था? वह तो पूरे ड्रैगन वैली का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था, फिर भी इस बूढ़े के सामने उसे छोटा सा कहा जा रहा था। एक पल में ही जियांग शियाओबाई को सामने बैठे इस बूढ़े की असली पहचान जानने की तीव्र इच्छा होने लगी। मैं तुम्हें डराने से नहीं डरता, आओ युवानवु को मैंने खुद हाथ पकड़कर सिखाया था। और जहां तक आओ कांगतियान की बात है, वह मेरे जीवन का सबसे गर्वित शिष्य था। बूढ़ा बोलते बोलते उदास हो गया। उसका झुका हुआ शरीर और बूढ़ा चेहरा एक ऐसा भाव प्रकट कर रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, जीवन की थकान और वीरानी। लेकिन फिर वह घटना हुई और मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। जियांग शियाओबाई का गला भर आया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन अंत में चुप ही रहा। छोटा सा आंगन पूरी तरह शांत हो गया। कुछ देर बाद बूढ़े ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस समय की सच्चाई बताऊं, मुझे ये बताओ, तुम ये सब जानना क्यों चाहते हो? जियांग शियाओबाई ने बूढ़े की ओर देखा। उसके दिल की जिज्ञासा और उसकी वर्तमान स्थिति ने उसे दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग, सच कहूं तो मैं आओ कांगतियान का उपयोग करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आओ कांगतियान को फंसाया गया था, इसलिए मैं पूरी सच्चाई की जांच करना चाहता हूं। अगर संभव हुआ तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य प्राचीन कुलों से निपटना है। उनके सामने मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैं बस जीवित रहना चाहता हूं। उसकी बात पूरी होने पर बूढ़े ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और तुम्हारी दृष्टि बहुत छोटी।